हेलो डियर, आपका परसेंटेज की अगली क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज परसेंटेज की सेकंड क्लास है और इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हम करने वाले। आगे बढ़ने से पहले कुछ काम की बातें मैं यहाँ पर बता दूँ। यहाँ पर एक तो सबसे बड़ा कंसर्न आज के दिन क्या है, लेट्स हिट द एलिफेंट इन द रूम है सारे बच्चे कि सर जो मेंस है उसकी जो डेट है वो आज से कितने दिन बाद होगी। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको जब ये पहले दिन मिलेगी दैट इज 7, तो आज से मतलब लगभग 28, 21, 2 मतलब 23 दिन के बाद है। पहले दिन की मैं बात कर रहा हूँ और हम ये ही मान कर चलेंगे कि पहले दिन आपका पेपर है। तो सर ये तो बहुत ज़्यादा जल्दी आ गई, अब हम क्या करेंगे, हमारा सिलेबस कैसे होएगा। तो आपने थोड़ा सा एक बार शांति से बताओ, ये मेंस की डेट आपके लिए जल्दी आ गई या सबके लिए जल्दी आ गई? सबके लिए जल्दी आ गई, ठीक है। और आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हो, आपको तो मैं पहले से ही मेंटली तैयार करके चल रहा था, अपनी तरफ से मेंटली तैयार करके चल रहा था कि नहीं? दो वीडियो स्टार्टिंग से कर रहे हैं कि नहीं? एक आधी बार सैटरडे को भी वीडियो आ रही थी कि नहीं आ रही थी? हम तो पहले से ही थोड़े से मेंटली तैयार थे, है? और मैं तो पूरा मेंटली तैयार था, है? इसीलिए अब हम सिलेबस भी ख़त्म कर लेंगे और बढ़िया तरीके से ख़त्म कर लेंगे। कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर सबके साथ सेम हुआ है तो इसका मतलब हम पीछे नहीं हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मान लो 100 मीटर की रेस है, सबको 1 मीटर आगे खड़ा कर दिया तो ठीक है, इतना खास फर्क नहीं होने वाला। जिसने अच्छी तैयारी करी है वही अब भी फर्स्ट आएगा, है ना। तो कुल मिलाकर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि नंबर 1, ये जो सरप्राइज एलिमेंट है ये सबके लिए है। तो इसके कारण अगर आपकी तैयारी को थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो आपकी जॉब पर, आपकी रैंक पर 1% भी असर नहीं डालेगी। क्यों? क्योंकि ये सबके साथ हुआ है। तो उसको दिमाग से निकाल दो, थोड़े से रिलैक्स हो। क्या फ़र्क पड़ता है भाई, सबके साथ ऐसा हुआ। अब आपको इसमें एक एडवांटेज मिल सकती है। क्या एडवांटेज मिल सकती है? अगर एक घटना जो है, एक स्ट्रेस वाली घटना जब कई लोगों के साथ होती है, ये एक स्ट्रेस वाली घटना है कि भैया लोग एक्सपेक्ट करके नहीं बैठे थे, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुई, तो इनमें से कोई ही बंदा होएगा, एक आधे बंदे होंगे जो क्या करेंगे, जो उतना स्ट्रेस नहीं लेंगे। देखो थोड़ा सा स्ट्रेस तो सबको होएगा, थोड़ी सी हड़बड़ाहट तो सबको होगी, लेकिन ये क्या करेंगे, ये संभल जाएंगे। उस दिन नहीं तो अगले दिन संभल जाएंगे कि भाई ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, और अपनी तैयारी को उसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे जैसे पहले कंटिन्यू रखी थी। तो उससे क्या होएगा, अगर ये सरप्राइज नहीं आए तो सारे सेम पेज पर थे, लेकिन अब सरप्राइज आ गया तो ये थोड़े से आगे निकल गए। क्यों? अपनी थॉट प्रोसेस के कारण बाकियों से आगे निकल गए। जो घबराए बैठे हैं, जो अपनी तैयारी को थोड़ा सा ज़्यादा खराब कर लेंगे इनके कंपैरिजन में। तो आप किन में आना चाहते हो? आप इनमें आना चाहते हो या इनमें आना चाहते हो? आप डिसाइड कर लो। है? आपके लिए अलग से मेंस का पेपर लिया जा रहा है पहले से आकर, है कि बाकी सबका बाद में लेंगे, तुम्हारा पहले लेंगे भाई, हमें तुमसे तकलीफ है। एसएससी वाले ऐसे तो नहीं बोल रहे। तो नंबर 1, क्या इसका 1% इम्पैक्ट पड़ना चाहिए? प्रैक्टिकली बताओ, 1% इम्पैक्ट पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो ये तो हो गई उन सारे स्टूडेंट्स के अंदर जो अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो मुझे अपने प्लेटफॉर्म, दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करनी पड़ती है, ठीक है। और मैं ये नेगेटिव सेंस में नहीं कर रहा, ये मत सोच रहा नेगेटिव सेंस में कर रहा हूँ। यूट्यूब पर भी नहीं कर रहा कि रीच बढ़ानी है, अपनी प्राइवेट कम्युनिटी में कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इन चीज़ों के ऊपर भी मैं नज़र रख लेता हूँ थोड़ी मोटी, थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा दिन में 4-5 मिनट टाइम निकाल के कभी कभी, हाँ भाई कितना सिलेबस चल रहा है, क्योंकि ये तो दिख ही जाता है कहाँ पर कितना सिलेबस चल रहा है। बिना कोर्स खरीदे चैप्टर तो दिख ही जाते हैं कौन से अपलोड हुए। तो हम आगे चल रहे हैं, वी आर वे अहेड। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को लेकर मैं पहले ही क्या बोलते अलर्ट था, पहले ही कॉन्शियस था, पहले ही अवेयर था कि नहीं भाई साहब एकदम से मेंस की डेट आएगी, एकदम से। मैं तो ये मान रहा था पहले रिजल्ट आएगा और उसके एकदम से बाद से डेट आ जाएगी, है। और मैं तो मिड फेब में मान कर बैठा था, ठीक है। तो मार्च स्टार्टिंग में ही आ गई है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप एक बढ़िया जगह पर बैठे हैं। अगर आप इन बंदों के अंदर हो गए ना तो यू आर अमंग द टॉप गाइस, जो इस चीज़ से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है मेरे भाई इस चीज़ की, ठीक है। रिलैक्स हो जाओ। क्यों रिलैक्स हो जाओ? क्योंकि बारिश हुई है लेकिन आप छतरी लेकर आए थे। आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत होएगी, थोड़ा सा रोड गीला होएगा, लेकिन आप तो नहीं भीग रहे। एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो ज़्यादा सूखा पहुंचेगा उसी को सिलेक्ट करेंगे।
बारिश हुई है, आप छतरी लेकर आए हो, बाकी लोग छज्जों के नीचे घूम रहे हैं कि पेड़ों के नीचे घूम रहे हैं कि हम भी सूखे पहुंच जाएं, मैक्सिमम सूखे पहुंच जाएं, तो ये लोग छतरी लेकर चल रहे हैं। एक स्टेप तो इस चीज़ के कारण इनको एडवांटेज होगी, ना कि डिसएडवांटेज। क्यों? क्योंकि बाकियों के कंपैरिजन में आगे निकल गए है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दूसरों से आगे निकलना है। तो ऐसे एक एक स्टेप में इन चीज़ों में मार नहीं खानी है आपको, ठीक है, अपने यहाँ पर असर नहीं पहुँचने देना है इन चीज़ों का। अब नंबर 2, चलो ठीक है जी, अब ये जल्दी आ गई तो ये क्या नुकसान करवा सकती है? ये नुकसान करवा सकती है कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? हमारा तो होएगा भैया, यहाँ पर तो सिलेबस पूरा होएगा, ठीक है। अगले 20 दिनों के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं अपनी 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। पहले हफ्ते में एक आधी बार एक आधी मूवी देख लेता था, नहीं देखूंगा, मैं अपनी बता रहा हूँ आपको। पूरे दिन मैं लगा रहूँगा। 20 दिन कितने दिन होते हैं? कोई ज़्यादा दिन थोड़ी होते हैं, थोड़े से दिन होते हैं, थोड़े से दिन बहुत जम के मेहनत करेंगे। पहले भी जम के मेहनत कर रहे थे, अब और ज़्यादा जम के मेहनत करेंगे। तो अगले 20 दिनों के अंदर मैं सिलेबस को बहुत ही इफ़ेक्टिवली, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से ख़त्म करूँगा, ठीक है। और मैं 20 दिनों के अंदर ख़त्म करूँगा, फिर भी देखना आपको ये फील होगा सर आप तो बेसिक करा रहे हो। 20 दिन में भी मैं आपको ये फील करा दूंगा कि सर आप तो बेसिक करा रहे हो, ठीक है। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन नहीं करते हैं हम यहाँ पर, है ना, हम साथ में स्ट्रक्चर भी लेकर चलते हैं, एक कंप्लीटनेस की फील भी लेकर चलते हैं। तो मुझे पता है आपको क्या चाहिए इस वक्त, तो वही मैं आपको दूंगा। बस मेरी बात मान के उसे देखते रहना, वीडियो को ज़्यादा स्पीड पर भले ही देख लेना, ठीक है। सर 20 दिन में सिलेबस हो जाएगा, सर रिवीजन कब होएगा? तो ब्रदर इस चीज़ के बारे में मैंने पहले ही बोला था कि जैसे ही अलजेब्रा ख़त्म हो, इस तरीके से ख़त्म करवाऊंगा कि आपको ये फील हो जाएगा कि बस ख़त्म हो गया, मुझे और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो उसके बाद साथ साथ इसके नोट्स रिवाइज करते रहना। इनके QRP वगैरह कहीं पर भी नहीं मिले, आप ऑलरेडी आगे हो। ये QRP, ये नोट्स, ये नहीं मिलते, और इतने अच्छे नहीं मिलते, इस स्ट्रक्चर में नहीं मिलते कि सारी चीज़ें अलाइन हो, अलग से नोट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है मेरी हवा, मैं चाहता हूँ इस फील्ड में बहुत बेटर करना, ठीक है, आपके रिजल्ट के साथ मैं कनेक्ट हूँ, ठीक है। हम दोनों का एक एम है। तो रिवीजन साथ के साथ चल रहा था कि नहीं, ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि नहीं, कि रिवीजन क्या है, साथ के साथ इन चीज़ों को रिवाइज करते रहो, इन चीज़ों को। और मॉक्स भी तो आप रेगुलर दे रहे हो, मॉक्स का वो भी मैंने आपका बनाया था कि मॉक्स रेगुलर ऐसे ऐसे देते रहो। तो ये रिवीजन ही है, ये दोनों। अलजेब्रा खत्म, अगले 4-5 दिन में अलजेब्रा खत्म भी, रिवीजन भी। तो ऐसे ही हर एक चैप्टर हो रहा है, उसके नोट्स भी आप साथ के साथ बना रहे हो, उनका रिवीजन हो रहा है। तो हमारा रिवीजन हो रहा है क्योंकि Tier 2 बैच है, Tier 1 बैच नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो घबराने वाली बात है कि नहीं? नहीं है घबराने वाली बात। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हम दूसरों से आगे हैं, बस बात बन गई, आगे ही तो रहना है, ठीक है। हमने 100% मार्क्स स्कोर नहीं करने, हमने आगे वाले बंदों में आना है। उनमें आप आ सकते हो, आराम से आ सकते हो, ये चीज़ें फ़र्क ही नहीं डालती। ये चीज़ एट द मैक्स 2 चीज़ों पर फ़र्क डालेगी, आपके माइंड सेट पर, और दूसरा लोग सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर फ़र्क डालना, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं फ़र्क डलने नहीं दूंगा, ठीक है। पकड़ दें फिर काम को, ठीक है। ये 7-8 मिनट आपके काम के रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को उतार फेंको दिमाग से, जो बोझ लेकर फिर रहे हो जब से डेट अनाउंस हुई है, ये है वो है ऐसे, ठीक है। तो रगड़ देते हैं काम को, और सिलेबस भी पूरा होगा, ये भी फील होगा कि अरे सर आप तो बेसिक से सिलेबस करवा रहे हो, है ये है, ठीक है। तो वीडियो के अंदर अगर ये लगे कि भाई अगर मैं बेसिक से करा रहा हूँ, जो भी है अपने अकॉर्डिंग स्पीड को आगे पीछे कर लेना। अब मैं स्टार्ट हो रहा हूँ, जो आपके लिए करना बेस्ट है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। साथ के साथ जो मॉक्स हैं उनको एनालाइज करते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बच्चे ये पूछते रहते हैं मेरे मॉक्स में इतने नंबर आ रहे हैं, क्या करूँ? अलग अलग बच्चे को आप अलग अलग पेशेंट्स हो, आपको अलग अलग बीमारी है, एक गोली नहीं दे सकता। जो वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, गारंटीड प्लान टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स, वो देखो, अपनी बीमारी का इलाज करो, उसमें इलाज बताए हैं। मार्क्स और आपके ही जो मार्क्स कट रहे हैं, मान लो 200 में से किसी के 150 मार्क्स आ रहे हैं, तो जो 50 मार्क्स नहीं आ रहे ना, उनमें से 10 मार्क्स ना आने की अलग वजह है, 20 मार्क्स की अलग वजह है, 30 मार्क्स की अलग वजह है, ऐसे मतलब रहता है, ठीक है। तो हमें एनालाइज करना होता है मार्क्स को, कि कौन से मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे, उसके अकॉर्डिंग डोज देनी होती है। तो वो उस वीडियो में मैंने बताया। तो मैं स्टार्ट करता हूँ भाई।
तो इससे पहले हमने परसेंटेज के बेसिक्स किए, आगे हम करने वाले हैं मल्टीपल परसेंटेज चेंजेस एंड क्वेश्चंस। ठीक है जी। अब ये मल्टीपल परसेंटेज चेंजेस क्या है? मल्टीपल परसेंटेज चेंजेस ऐसे हैं कि मान लो एक वैल्यू थी यहाँ पर, ये नंबर 1, ये एक नंबर है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो पहले नंबर से 20% ज़्यादा है दूसरा नंबर, दूसरे नंबर से 30% ज़्यादा है ये, इससे 40% ज़्यादा है ये, इससे 50% कम ये। नीचे वाली एरो का मतलब है इससे 50% कम ये। और इसकी वैल्यू है 5000। तो आपने बताना है कि भैया 5वें नंबर की वैल्यू क्या है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी देख सकते हो, एक टाउन की पॉपुलेशन 5000 है, पहले साल 20% कम हो गई, फिर 30% बढ़ गई, 40% बढ़ गई, 50% कम हो गई। एक मशीन की कीमत है, ऊपर नीचे हो रही है, या जो भी चीज़ है, पेड़ों की संख्या है, ऊपर नीचे हो रही है, नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, बता दो। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारे, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं। मैं ये क्यों करवा रहा हूँ? देखो, जब आप अरिथमेटिक का क्वेश्चन करते हो तो ये मैटर नहीं करता कि आप उसको किस वे से कर रहे हो सकता है दो बच्चे सेम ही तरीके से कर रहे हों, लेकिन उनके दिमाग में अलग पिक्चर बन रही हो, वो अलग तरीके से सोच रहा हो, वो अलग तरीके से सोच रहा हो। तो जो बच्चा एफिशिएंट तरीके से सोचेगा, किसी बढ़िया क्वेश्चन के अंदर वो दूसरे से बेटर कर जाएगा। उस क्वेश्चन को तो सेम ही तरीके से कर रहे थे, लेकिन किसी और क्वेश्चन के अंदर वो बढ़िया तरीके से कर जाएगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से उसके दिमाग में स्ट्रक्चर बन रहा था चीज़ों का। तो जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? ओके जी। तो वैल्यू है 5000, इसको मैंने 20% घटाया, तो इसको मैं गुणा कर देता हूँ 4/5 से 80/100। उम्मीद है अब ये चीज़ें आपको याद होंगी, बेसिक्स करवा चुका हूँ वो याद कर लो। 20% घटाना, 30% बढ़ाना, ये सब आप याद कर लो। इनकी फ्रैक्शंस क्या है? 20% घटाना 80/100, सीधा जैसे 20% घटाते ही मेरे को 4/5 याद आया, आपको ऐसे याद आना चाहिए। 30% बढ़ाया 13/10, 40% बढ़ाया 140/100 यानी कि 7/5, 50% घटाया यानी कि 50/100 हाफ। तो ये 5वें नंबर की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट। ठीक, 5, 10, 5 दूनी 10, एक और 0 है, 13 7 91, 4 एकम 4, 4 निमे 36 और एक और 0, 3640। क्लियर है? नेक्स्ट, मान लो ऐसे आ जाए परसेंटेजेस। वैल्यू को 16.66% बढ़ाया, यानी कि 1/6 बढ़ाया, पहले 6 थी अब 1 बढ़ा दिया, तो 7/6 गुना हो गई भैया वैल्यू, हमने ही बढ़ा दिया। उसके बाद 12.5% घटाया, 8 में से 1 घटा दिया यानी कि 7 हो गई, पहले 8 थी अब 7 हो गई। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं 1 - 1/8, एक ही बात है। ठीक है, तो 3/8, 8 पर 3 बढ़ा देना, 8 और 3 11 कर देना 8 से। ठीक है, 6.25, अब ये 6.25 क्या है, इसका डबल करना एक बार, 12.5, वो क्या होता है 1/8, 1/8 का आता है, यानी कि 1/16 घटा दिया, 16 में से 1 घटा दिया, 15/16 गुना हो गई। एक बार फिर से ये क्यों लिखे वो बताना चाहूँगा। किसी चीज़ को 16.66% बढ़ाना यानी कि फ्रैक्शन में 1/6 बढ़ा देना। अगर पहले 6 यूनिट थी वो वैल्यू, तो अब उसके ऊपर 1 यूनिट बढ़ा देना यानी कि वैल्यू 7 यूनिट हो गई। तो अगर कोई चीज़ 16.66% बढ़ जाती है तो वो 1/6 बढ़ गई, पहले 1 तो थी ही, वो 7/6 गुना हो गई। तो ये क्या है कि किसी चीज़ को 16.66% बढ़ाना हो तो 7/6 गुना हो जाती है, 12.5% घटाना हो तो वो 7/8 गुना हो जाती है, एंड सो ऑन। क्लियर है? तो काटा पीटी कर लें। चलो जी, तो ये जो 1024 है ना, ये होता है 2 की पावर 10। 1024 मैंने 2 की पावर 12 तक याद करने को बोला है, 2 की पावर 10, यानी कि यहाँ पर कितने 2 होते हैं? 10 2 होते हैं। तो नीचे से 3 2 मैंने यहाँ से काटे, 3 2 यहाँ से, 3 और 3 6 2। ठीक है जी, तो यहाँ पर 1 2 मैंने यहाँ से काट दिया, 7 2 काट दिए। ठीक है, 7 3 2 यहाँ से काट देता हूँ, 3 2 यानी कि 8 8 दूनी, तो सारे के सारे काट दिए, 8 दूनी 16। 10 2 थे इसके अंदर, मैंने 10 2 नीचे से काट दिए। ठीक है जी, और कछु कर सकते हैं। 3 से मैं इसको काट देता हूँ 5 पर, और 2 से काटे देते हैं 5 पर, 2 5 10। ठीक है, तो अभी इसको सोल्व करते हैं भाई। 7 5 35, 7 5 35, अच्छा 35 और 35 का स्क्वायर, तो भैया 25 और 3 चौके 12। अब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं,
5, 5 और 2 7, 2 और 2 4, 2 और 1 3 और 1 1 3 4 7 5। ठीक है, इज इट ठीक? नेक्स्ट, एक वैल्यू है, उसे 20% घटा दिया, फिर उसे 20% बढ़ा दिया, 20% घटा दिया, 25% बढ़ा दिया, तब जाकर वो इतनी हो गई। ठीक है, तो अब आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? देखो, अगर एक वैल्यू है उसे 25% बढ़ा दिया जाए तो वो हो जाती है 5/4 गुना, +1/4 5/4 गुना। तो इस वैल्यू से मुझे वो वैल्यू निकालनी है, तो मैं चौथी वैल्यू को 5/4 गुना करूंगा तो 5वीं वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर मुझे इस वैल्यू से उधर जाना है, इस वैल्यू से वो वाली निकालनी है, तो वो 5/4 गुना हो जाएगी। या फिर अगर मैं इस वैल्यू को 4/5 गुना करूंगा, ये 5/4 है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। मतलब इस 5/4 को उधर भेजूंगा तो आपको यहां से उधर और उधर से इधर आना चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में उल्टा आओगे तो उल्टी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर राम के कंपैरिजन में श्याम भाई की सैलरी डबल है, मैं बोलूँ भैया राम के कंपैरिजन में श्याम की सैलरी डबल है, तो श्याम के कंपैरिजन में राम की सैलरी हाफ होएगी। राम बोलेगा यार तेरी सैलरी तो डबल है, श्याम बोलेगा भाई साहब तेरी तो हाफ है, यही होएगा। तो अगर इधर से उधर जाते हुए 5/4 से गुणा कर रहे हैं तो इधर से इधर आते हुए 4/5 से गुणा करेंगे, या तो मैं वहीं से लग जाऊं, इधर से उधर जाते हुए 5/4 तो 4/5। ठीक है, जो जो भी चेंजेस हुए हैं उनको मैं उल्टा कर रहा हूं। इधर से उधर जाते हुए 4/5 से गुणा, तो मैंने क्या कर दिया 5/4। इधर से उधर जाते हुए, अब कई बच्चे पता है क्या करेंगे, इधर से उधर जाते हुए 120/100 है तो 6/5 बन रहा है। 5/6 गुणा करने की बजाय ये करते हैं, अच्छा उधर 20% बढ़ा, इधर 20% घटा, यानी कि 80%, 80/100 4/5 कर देंगे। ऐसे मत करना भाई। फ्रैक्शन राम की सैलरी कितने गुना है, श्याम की सैलरी उससे उल्टा गुना है। फ्रैक्शन कितने गुना, अगर यहां से वहां जाते हुए 6/5 है तो उसका उल्टे गुना 5/6। यहां से यहां जाते हुए 4/5 तो वहां से यहां आते हुए 5/4। दैट्स इट। तो 5/4 से 4/5 गया, 6 चौके 24, 24 का स्क्वायर होता है 576, ये हो गया 24। तो 5 5 25, 25 आपको पता है 4 का भूखा होता है। यहाँ से 4 उठा के इसको दे के मारा तो 100 बन गया। यहाँ पर बच गया था क्या, 4 उठाया तो 6, तो 6 के आगे 3 0। ठीक, या फिर हम क्या कर सकते थे, नंबर 1 की वैल्यू आपको x मान ली, तो x के बाद वो सारे चेंजेस करते रहो। तो सर बढ़िया कौन सा मेथड है? कोई भी बढ़िया नहीं है। उस वक्त ये इधर लिखे रहेंगे, काट तो हम वैसे भी ऐसे ही सकते हैं। देखो नंबर 1 की वैल्यू थी x, x को 20% घटाया 4/5, 20% बढ़ाया 6/5, 20% घटाया 4/5, 25% बढ़ाया 5/4 इज इक्वल टू 5760। तो इनको उधर ले जाने की जरूरत नहीं है कि सर अब एक स्टेप बढ़ गया इनको उधर ले जाना पड़ेगा, नहीं। 6 चौके 24, 24 से गया 24, यहीं पर आप काटा पिट्टी मार सकते हो भैया। ठीक है, 4/5 से 4/5 गया। ठीक है, 25 उधर जाएगा, आपको पता है गुणा में 25 है, वही अपना आ जाएगा 6000। क्लियर है, बात सेम है। भले ही बेसिक बातें हों सब देखेंगे, भले ही तेज स्पीड में देख लो, स्किप कोई नहीं करेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट। ओके जी, करें फिर, यहां से उल्टा आ जाएं। चलो 27, अब ये 11 का पहाड़, सॉरी 9 का पहाड़ा है तो नीचे 11 आएगा, 9 का तीसरा पहाड़ा है तो ऊपर 3 आएगा। अब यहाँ पर कई बच्चे 3/9 कर देंगे जल्दबाजी में, तो आपने क्या करना है मेरे भाई, जल्दबाजी कभी मत करो, नुकसान ही करेगी, फायदा कभी नहीं करेगी। हमने अपनी स्किल मजबूत करनी है कि हम ठीक ठाक शांति से चले तो भी तेज चले, मेहनत करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, उससे कुछ नहीं होता। तो 11 के ऊपर मतलब 3 का नुकसान 11 पर, 3/11 का घाटा है, इतनी घटी है, तो 11 में से 3 गए 8, तो उधर जाते हुए 8/11 होनी है, मैंने 11/8 कर दी, उधर जाते हुए 8/11 होनी है। ठीक है, ये काम मन में चलेगा। 37.5 का इंक्रीमेंट 3/8, तो अब आप क्या करोगे, आपको ऐसे लिखना नहीं है, जब मन में 3/8 हो तो 8 और 3 को जोड़ लिया करो। अगर घटे का हो तो 11 में से 3 गए, 8/11 घटा लिया करो नीचे वाले में से ऊपर वाला, क्योंकि 1 में से घटाओगे तो वही होएगा 11 एकम 11, 11 में से 3 गए 8, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला मन मन में घटा लिया करो या जोड़ लिया करो। और तो ये मन मन का काम है,
37.5 3/8 11/8 गुना हो गई, तो इधर आते हुए 8/11 गुना हो जाएगी। ठीक है, इधर से उधर जाते हुए 1/8 घट गई, 7/8 गुना हो गई, इधर आते हुए 8/7 गुना हो जाएगी। ठीक है, 16.66% बढ़ गई, 1/6 7/6 गुना हो गई, उधर जाते हुए इधर आते हुए 6/7 गुना हो जाएगी। दैट्स इट। ठीक, तो 8/11 से 8/11 गया, 7 7 49 का डबल हो गया जी 98। ये मैंने जानबूझ के कैलकुलेशन ऐसी बना रखी है, स्क्वायर वगैरह रिवाइज हो जाएं ऐसे। 49 24 का स्क्वायर, वो भी रिवीजन चलता रहेगा ना। तो 8 6 48 48 19 96 960 विल बी द आंसर। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पर क्या है, नंबर 1 से 27.27% ये कम है, ये दिखा रखा है। नंबर 1 से 16.66% ये ज़्यादा है। नंबर 5 से 12.5% ये कम है। नंबर 4 से 37.5% ये ज़्यादा है। तो आपके एग्जाम में ये चीज़ें नहीं आएंगी, ये मत सोचना है टाइम वेस्ट है। हमारे एग्जाम में ऐसे डायग्राम थोड़ी आएंगे, ऐसे काम आएंगे आपके दिमाग में, फिर ये डायग्राम चलेंगे। देखना, आप एक बार ये परसेंटेज कर लेंगे, आपके दिमाग में डायग्राम चलेंगे, यहाँ से वैल्यू ऐसे बढ़ गई, यहाँ से ऐसे बढ़ गई, आपको रास्ता दिखा करेगा क्वेश्चन का, ये तो ऐसे करना है। ठीक है, तो क्या है, देखो ये क्या है, ये एक पुल है, ये एक ब्रिज है। अगर मेरे पास ये पुल है, मेरे पास ये वैल्यू है, तो मैं इस वैल्यू से ये भी निकाल सकता हूँ, इस वैल्यू से ये भी निकाल सकता हूँ। पुल क्या करता है, दो शहरों को जोड़ता है, यहाँ से वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। तो मेरे पास ये एक पुल है, यहाँ से यहाँ भी आ जाऊँ, यहाँ से यहाँ भी आ जाऊँ। तो देखो ये पुल को देखो एक बार, वो क्या करेगा, ये वाली वैल्यू दे के या तो ये पूछेगा या ये दे के ये पूछेगा। डायग्राम नहीं आएंगे एग्जाम में, बट ये समझ डेवलप करनी जरूरी है, बार बार बोल रहा हूँ। तो मान लो वैल्यू नंबर 2 जो है दैट इज 270, तो ये जो चौथा नंबर है ये क्या होगा, सिंपल है, पुल पर से चल के आएंगे। तो यहां पर मेरे पास है 270। अब देखो जरा ध्यान से, यहां से वहां जाऊंगा तो वैल्यू घट रही है 3/11। 9 का पहाड़ा है तो नीचे 11 आएगा, 9 का तीसरा पहाड़ा है तो मतलब कि 3 आएगा। तो यानी कि 8/11 गुना हो रही है उधर जाते हुए। कितने गुना हो रही है, 8/11 गुना यहां से उधर जाते हुए। ये नंबर पता है और वो पता करना है, तो 8/11 गुना, तो वहां से यहां आना है मुझे, तो मेरे पास तो ये वाली वैल्यू है, तो 11/8 गुना कर दूंगा। ठीक है, यहां से वहां जाते हुए, यहां पर सीधा रास्ता मिल गया तो हमें फ्रैक्शन को उलटना जरूरी नहीं है, पर यहां पर मैं पलटूंगा ही नहीं फ्रैक्शन को। तो यानी कि 1/6 की बढ़ोतरी यानी कि 7/6 गुना, ये सारा काम मन में चल सकता है आपका, 7/6 गुना वाला। ठीक है, वहां से यहां आते हुए चीज 1/8 घट गई, यानी कि 8 - 1 7/8 टाइम्स हो गई, 7/8 गुना हो गई। तो यहां से वहां जाते हुए 8/7 गुना। यहां से वहां जाते हुए वैल्यू 3/8 बढ़ गई, यानी कि 8 और 3 11/8 गुना हो गई। तो यहां से यहां आते हुए 8/11 गुना। दैट्स इट। तो भाई करते हैं काम को। 8 8 7 7 11 11, ये जो 6 है, 2 से मैंने काटा इसको, इसके अंदर 3 और 2 होता है, इतने गंदे पहाड़े भी नहीं होने चाहिए। 2 की पावर 3 देख ली मैंने, 2 चौके 8 और 3 से मैंने काटा इसको, 9 चौके 36, 360 है मेरे ख्याल। क्लियर है, ये क्या है 360। नेक्स्ट बताओ वैल्यू नंबर 4, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है भैया, वैल्यू नंबर 2 बतानी है, वैल्यू नंबर 4 है, तो वैल्यू नंबर 4 इस 120। तो यहाँ से यहाँ जाने में 3/8 की बढ़ोतरी 11/8 गुना हो गई। अब ऐसे चलेंगे, यहाँ से यहाँ आने में 1/8 घट गई, यानी कि 7/8 गुना हो गई। यहाँ से यहाँ जाने में 1/6 बढ़ गई, यानी कि यहाँ से वहाँ जाने में 7/6 गुना, यहाँ से यहाँ आने में 6/7 गुना। ओके जी, फिर यहाँ से यहाँ आने में 3/11 गुना घटना, यानी कि 8/11 गुना होना। चलो जी खत्म। 8 से 8, 7 से 7, 11 से 11, 8 से गया 15 पर, 15 8 120 होते हैं, 15 6 90, आंसर इज 90। क्लियर, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, ये वैल्यू नंबर 2 पड़ी, तो ई का होगा भैया, ई होगा होमवर्क। अगर आपको उत्तर नहीं आएगा तो आप वहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, वैल्यू नंबर 2 हमें पता है, हमें वैल्यू नंबर 1 बतानी है। ठीक है भाई, क्लियर है। ओके, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो कई क्वेश्चन आसान होंगे, कई क्वेश्चन मॉडरेट होंगे, हर तरह के क्वेश्चन होंगे। तो बस ये अपने
अपनी समझ को स्ट्रक्चर करने के लिए, समझाने के लिए, मतलब हर एक पर्पज अपना पूरा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बस करते रहना, जो मैं बता रहा हूँ करते रहना, एंड रिजल्ट बढ़िया होएगा। ठीक है, इतना एक्सपीरियंस है मेरा कि मुझे पता है क्या करना है। ठीक है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6400 एंड इट्स एनुअल इंक्रीज इज 10%, देन इट्स करेक्ट पॉपुलेशन आफ्टर 3 years विल बी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सबसे। तो ये क्या है कि भैया इतनी पॉपुलेशन है, कितनी, 64,000, और हर साल 10% बढ़ रही है। तो वही चीज़ है जो मैंने आपको डायग्राम में बताई थी, बस एक क्वेश्चन देकर इसको मैंने स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया है। 3 बार एक वैल्यू को 10% बढ़ाया है। तो जो जो काम मैंने आपको डायग्राम में करवाए हैं वो सारे काम अगर वो आपसे वर्ड्स में करवाएगा ना, वो आप सारे आप कर लोगे, धीरे धीरे देखना। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक। 3 0 से 3 0 गई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा, एक में ही है। सो दैट्स इट, खत्म बात। क्लियर है? नेक्स्ट, ये HW है, करने लायक है कि नहीं देखते हैं। द नंबर ऑफ कॉलेजेस इन ए टाउन इंक्रीजेस बाई 5% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। पहले साल 5% बढ़े, फिर 11.11% बढ़े, फिर 16.66% घट के, मतलब एक वैल्यू है उसके अंदर कुछ चेंज हो रहे हैं। उसके अंदर आपने डायग्राम नहीं बनाना, आपने मन ही मन में उसके अंदर कुछ चेंज हो रहे हैं, फिर से कोई चेंज हो गया, तो फाइनली उसने वैल्यू बता दी कि यहाँ पर 21,000 है। तो आपको पता है कोई दिक्कत ही नहीं है। या तो इन चेंजेस की जो फ्रैक्शन है उनके उल्टे से इनको मल्टीप्लाई करते हुए आओ, या फिर इसको अज्यूम कर लो कुछ भी एक्स वैक्स और उसके ऊपर चेंजेस लगाते हुए जाओ। सिंपल है, क्लियर है, जस्ट थॉट प्रोसेस बिल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट बताओ, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इज 56.25% मोर देन दैट ऑफ टाउन ए। टाउन बी की जो पॉपुलेशन है वो 56.25% मोर है टाउन ए से। For the next 2 years, the population of A increases by X% per year and that of B decreases by same percentage per year. After 2 years, the population of A and B becomes equal. तो जानबूझ के यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया है, तो एक बार करके देखो। जो वो बोल रहा है एग्जैक्टली उसको लिख दो, जो वो बोल रहा है बस एग्जैक्टली उसको लिख दो आप। तो नंबर 1, एक तो ये, इसको 2 तरीके से आप करोगे। 56 1/4% है, कभी भी ऐसी फ्रैक्शन देके 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, +1, और 100 से डिवाइड कर दो, आपको इसकी फ्रैक्शन मिल जाएगी। अदरवाइज मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जो मैंने बताया था वो याद रखनी है, उनसे हिंट मिल जाएंगी। ये 6.25 क्या है, ये है 12.5 का आधा, 1/8 का आधा, यानी कि ये है 1/16। तो ये 50% है, इसको मैं लिखूंगा 8/16, तो ये है 9/16। ठीक है, तो द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इज 9/16 मोर देन टाउन ए। अगर टाउन ए की पॉपुलेशन 16 है तो टाउन बी की जो पॉपुलेशन है वो 9 है। अगर इसकी पॉपुलेशन 16 है, सॉरी, तो उसकी पॉपुलेशन जो है वो 9 ज़्यादा है। 9/16 मोर बोला, ऐसे प्लस माइनस लगा लिया करो, कम ज़्यादा बोले और लिखना पड़े तो। ठीक है, वो इससे 9 ज़्यादा है। अब उसने क्या बोला कि टाउन ए की पॉपुलेशन 2 साल X% बढ़ी, उसकी 2 साल X% घटी और बराबर हो गई। तो ठीक है, इक्वेट कर देंगे ये काम करके। तो या तो 16 और 25 पर ऑप्शंस चेक कर सकते हो, या फिर यहीं पर लगा दो। X% बढ़ने का क्या मतलब है, कितने गुना होना, पहले 100 थी, 100 + X हो जाना। ठीक है, इतने गुना हो जाना, 100 से 100 + X हो जाना, इतने गुना हो जाना 2 बार, तो इतने गुना हो गई। और ये कितनी हो गई, हर साल X% घट रही है, तो 100 से इतना हो जाना, इतने गुना हो गई टोटल 2 बार। दैट्स इट, ये आपने करना है। ठीक है, तो भैया 100 से 100 गया यहाँ पर। ठीक है, ये 16 को मैं नीचे भेज रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। तो 100 + X बटे में 100 - X = 25/16। यहाँ पर दोनों का स्क्वायर है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूँ तो आपको पता है स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4। एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें। कंपोनेंडो डिविडेंडो नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी भी नज़र नहीं आएगा तो कब नज़र आएगा, A + B A - B, तो A/B, यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो A/B, और यहाँ पर 5 और 4 9 बटे में 5 में 4 गया 1, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, X उधर जाएगा, दैट विल बी 100/9, तो नीचे 9 होएगा तो 11.11, दैट इज ऑप्शन बी। X की वैल्यू पूछी है उसने, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है?
The price of an article increases by 20% every year if the difference between the price of article at the end of third year and at the end of fourth year is 324. What is the price of article at the end of first year? आया हुआ क्वेश्चन एक बार करो जरा। ये बोल रहे हैं हर साल 20% बढ़ रहा है। तो ये मान लो पहले साल के एंड में इतना प्राइस था, दूसरे साल के एंड में इतना प्राइस था, तीसरे साल के एंड में, चौथे साल के एंड में, ठीक है। तो हर साल इसका प्राइस जो है 20% बढ़ रहा है, ठीक है जी। If the difference between the price of the article at the end of the third year and at the end of the fourth year is 324, तो मामला क्या है कि तीसरे साल के एंड में जो प्राइस था और चौथे साल के एंड में जो प्राइस था उनके बीच में 324 का फर्क है। हर साल कितने परसेंट बढ़ रहा है सर? 20% बढ़ रहा है। तो तीसरे साल के एंड में जो भी प्राइस था उससे 20% बढ़ा होगा और चौथे साल के एंड का प्राइस आ गया होगा, क्योंकि हर साल 20% बढ़ रहा है। जी हाँ सर, ठीक है। तो यहां पर ये 20% बढ़ा और वो 20% किसके बराबर है? वो 324 के। ये बोल रहे 324 का फर्क है। और वो किस वैल्यू का 20% बढ़ा होगा? इसका 20% बढ़ा होगा। यहां पर था तो इसका 20% बढ़ा, यहां पर फिर इसका 20% बढ़ा, यहां पर फिर इसका जो 20% बनता है वो बढ़ा। यानी कि तीसरे साल के एंड में जो वैल्यू थी उसका 20% है। ये 20% बोले तो 1/5, यानी कि तीसरे साल के एंड में जो वैल्यू थी दैट इज 324 इंटू 5। तीसरे साल की वैल्यू का 20% ये है, उसका 1/5 ये है। ये थर्ड ईयर के एंड की वैल्यू आ गई। और एक साल आगे जाऊंगा तो 20% बढ़ जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी? वैल्यू 6/5 गुना हो जाएगी। पीछे आऊंगा तो 5/6 गुना। यहां पर आ गया मैं, यहां से और पीछे आऊंगा तो फिर से 5/6 गुना। तो क्या ये काम ज्यादा लिखने का है कि ये नंबर लिखकर दिमाग में चीजें चलने का है? What is the price of the article at the end of the first year? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं अभी, ठीक है। इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। 324 क्या होता है? 324 है 18 इंटू 18। तो 1 6 से मैंने 3 पर काट दिया, 1 6 से मैंने 3 पर काट दिया। 2 18 थे, 6 3 18, 6 3 18। तो भैया ये क्या आएगा? यूनिट डिजिट 5 आएगा, है ना। तो दैट्स इट, ऑप्शन सी। MTS में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। ये बताओ भाई, population of a city increases by 41.3% and 92,000 in the first and second year respectively. पहले साल इतने परसेंट बढ़ गई, दूसरे साल वैल्यू में इतनी बढ़ गई, ठीक है। बट इन द थर्ड ईयर इट डिक्रीज्ड बाय 10%। तो हुआ क्या? पहले साल जो बढ़ी है वो परसेंटेज में है, दूसरे साल जो बढ़ी या घटी है ये वैल्यू है, और तीसरे साल जो बढ़ी या घटी है वो परसेंटेज में है। तो सर हम इनको कैसे करेंगे? जस्ट जो एग्जामिनर बोल रहा है वैसे करते जाओ, ज़्यादा टेंशन लेनी ही नहीं, कुछ चीज़ याद ही नहीं रखनी इसके लिए, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पर आप देखो ये क्या है? कछु दिख रहा है 41.66%, 91.66%। मैंने आपको उस वक्त बताया था यहाँ से शायद कुछ दिख जाए। 8.33% याद आया? अभी भी नहीं याद आया तो 16.66% याद आया? इसका हाफ है ये 16.66%, 1/6 इसका हाफ है 1/12। मैंने क्या बोला था? 1/12 तो याद रखना, एटलीस्ट 1/12 याद रखना, उसके बाद कोशिश करना ये भी याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्या याद आ जाएगी? यहाँ से 58.33, 50% प्लस 1/12, तो 50% क्या होएगा? 6/12 प्लस 1/12 तो 7/12। तो 7/12 इज इक्वल टू दिस। ऐसे तो मेरे को भी याद नहीं है, बट हाँ मुझे ये स्ट्राइक हो जाता है 41.66, 8.33 घटाया गया है। अदरवाइज रटने को आप 12 के रट सकते हो, 1/15 रट लो एट द मैक्स, उसके आगे मत जाना मेरे भाई। 1/16 तो रटोगे ऑफकोर्स, मतलब उनके मल्टीपल की बात कर रहा हूँ, उनके मल्टीपल मत रटना कि 4/15 रट के बैठे हो, 7 मत रटना, काम ही नहीं आते। अदरवाइज अगर ये स्ट्राइक आपको हो गया, ये तो 50% माइनस 8.33 है, तो ये 8.33 क्या है? ये 1/6 का आधा 1/12 है, तो इसको 6/12 लिखेंगे। 6/12 माइनस 1/12 क्या हो जाएगा? 5/12। अदरवाइज ऐसे भी स्ट्राइक ना हो तो दिक्कत ही नहीं लेनी। ये इसको गुणा करो, 3 एकम 3 और 2 5, 3 चौके 12, ठीक है, बटे में 3। इसको 100 से डिवाइड कर दो तुरंत। परसेंटेज को 100 से डिवाइड करते ही फ्रैक्शन आएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। 5/12 तुरंत पता लग रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1-2 सेकंड लगते हैं। बिना वजह आप टेंशन ले लेते हो कि ये रट लूँ, ये रट लूँ। जितनी रटनी है वो मैंने बता दी। अब इसको करते हैं।
तो पहले साल जो पॉपुलेशन थी भैया P, वो बढ़ गई 5/12, यानी कि वो कितने गुना हो गई, वो हो गई 17/12 गुना। एक साल के बाद पॉपुलेशन है इतनी, ठीक है। उसके बाद बढ़ गई या घट गई, उसके बाद बढ़ गई 92,000, तो अब हो गई जितनी भी थी उसमें 92,000 जोड़ दो, इतनी हो गई। आज के दिन पॉपुलेशन है इतनी, ठीक है। फिर ये जितनी भी पॉपुलेशन थी फिर घट गई कितनी, 10%, अब ये हो गई 9/10 गुना। आज के दिन पॉपुलेशन कितनी है, एंड नाउ द पॉपुलेशन बिकेम थ्राइस, यानी कि 3P। पहले P थी, आज के दिन 3P। तो मैंने कुछ नया चमत्कार किया है, या जो एग्जामिनर ने बोला था वो लिखा है, वही बोला है, तुरंत P की वैल्यू मिल जाएगी, या जो भी उसने पूछा है उसकी वैल्यू बता देंगे, ठीक है। चलिए जी, तो इस 9/10 को उधर लेकर जाऊं, ठीक है। तो 3 9, बिकॉज अभी यही कटेगा, अंदर तो प्लस वाला है, तो अगर मैं इसको उधर लेकर जाऊंगा तो ये 10/3 हो जाएगा, 3/10 उधर जाकर 10/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 10/3P, यहाँ पर है 17/12P प्लस 92,000, तो इसको मैं ऊपर नीचे 4 से गुणा कर रहा हूँ भाई, 40/12P, 17/12P। तो 17/12P को उधर लेकर जाओ, 40 में से 17 गए 23, तो 23/12P इज इक्वल टू 92,000। 23 चौके 92, 12 इधर आएगा, 12 चौके 48, P इज इक्वल टू 48,000, ठीक है। उसने ये नहीं पूछा है P। फाइंड द टोटल इंक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो फर्स्ट ईयर इंक्रीमेंट हुआ था 5/12 का, तो 48,000 का 5/12 बताना है, 20,000, ऑप्शन बी। तो मैं जो आपको मेथड्स बता रहा हूं, देखो मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेथड को और भी ऑप्टिमाइज कर सकता हूं, कोई भी कर सकता है कि वो बहुत ही फास्ट हो जाए, है? मैं पहले ही बोल दूं ये वाली वैल्यू अज्यूम कर लो, और उसके बाद क्या है इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट बता दे, लेकिन वो मेथड यूनिवर्सल नहीं होगा। यूनिवर्सल मेथड है, कोई टेंशन नहीं है, इजीली विद इन टाइम आ रहा है, ये नहीं है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, विद इन टाइम आ रहा है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, और मैं हर टाइप के क्वेश्चन से आपको टच भी करवाऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन से टच करवा दूंगा, एफिशिएंटली कोर्स को करवाऊंगा 20 दिन में, फिर भी अरिथमेटिक को 20 दिन में करने के बावजूद में, ठीक है। देखो, आफ्टर इंक्रीजिंग द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बाई 20% एंड डिक्रीजिंग द डिनोमिनेटर बाई 30%, तो जो न्यूमरेटर है इसको 20% बढ़ा दिया, तो 20% बढ़ाना मतलब या तो 1.2 टाइम्स कर लो या 6/5 गुना कर लो, कुछ कर लो, फर्क ही नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर कितना हो गया, 30% घट गया, यानी कि 0.7 टाइम्स हो गया। जब दोनों के अंदर ये चेंज किया तो उत्तर आया 4/5। तो देखो पॉइंट से तो पॉइंट कट ही गया, 4 × 12, 7 ऊपर गया, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर क्या था, 7/15, दैट्स इट, खत्म बात। फ्रैक्शन वालों को ऐसे इजीली कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत ही नहीं है, ये HW होएगा, करो। After spending 40% on machinery, 25% on building, 15% on raw material, 5% on furniture, कई इजी क्वेश्चन इंक्लूड करने ज़रूरी हैं ताकि चीज़ें स्ट्रक्चर में आ सके, दिख सके कौन सी चीज़ कहाँ पर है, वो अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो सके, ठीक है। तो ये मैं सोचना ये क्वेश्चन क्यों ले आए, ज़रूरी है, ठीक है। इस फील्ड में आपसे ज़्यादा टाइम से हूँ, बहुत शिद्दत से ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ज़रूरी है वो लेकर आया हूँ। ईजी क्वेश्चन बहुत है ये, इसलिए बता रहा हूँ। तो उसने कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो ये बोल देता है कि भैया जो टोटल मेरे पास मनी था उसका 40% मैंने मशीनरी पर खर्च दिया, उसका 25% मैंने बिल्डिंग पर खर्च दिया, उसका 15% मैंने रॉ मटेरियल पर खर्च दिया, उसका 5% मैंने फर्नीचर पर खर्च दिया। जो टोटल मनी था उसी का परसेंटेज जो बनता है वो खर्च रहा है। तो टोटल कितना खर्च हो गया, 25 और 15 40, 40 और 40 80, 80 और 5 85, 85% का खर्चा कर चुका है भाई साहब। तो बचेगा कितना, बचेगा 15%, और बोल रहा है इतने रुपए बच गए, यानी कि 15% की वैल्यू है। अब वो पूछ सकता है कि भैया क्या था, बिल्डिंग पर कितना खर्चा, तो 15% की वैल्यू आपको पता है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 1% की वैल्यू ये होगी ये। अब वो आपसे ये पूछ सकता है इस पर कितना खर्चा, तो गुणा में 25, इस पर कितना खर्चा गुणा में 40, टोटल कितना था गुणा में 100, इस पर कितना खर्चा गुणा में 5, या फिर ये पूछ सकता है इस पर कितना खर्चा 15%, ये भी 15% की वैल्यू है तो इतना। पूछ सकता है इन दोनों का जो सम है, इन दोनों पर मिलाकर कितना खर्चा, इतना। इन दोनों पर मिलाकर जो खर्चा और यहाँ पर जो खर्चा उनमें डिफरेंस कितना है,
मतलब आप गुणा कर दोगे, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, 10 का गुणा में 10। ठीक, कई तरीके से पूछ सकता है, तो दैट्स इट, अंडरस्टैंडिंग सेम ही है। ठीक है, तो 15 से काट दूं, 15 8 120, 15 7 105, तो 87 और उसके बाद 100 से गुणा भी करेंगे है? तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी। रमेश स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी, ये रिसेंटली क्वेश्चन आया है ये। रमेश स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड, 18% ऑन हाउस रेंट, 12% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 5% ऑन कन्वेंस। मतलब इस लैंग्वेज के कई क्वेश्चन आए रिसेंटली, ठीक है, उनमें से एक क्वेश्चन में ले आया। बट ड्यू टू ए फैमिली फंक्शन ही हैड टू बोरो 16,000 फ्रॉम ए मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ 20,000। बट एक फैमिली फंक्शन के कारण उसको 16,000 रुपये बोरो करने पड़ गए एक मनी लेंडर से 20,000 का एक्सपेंस मीट करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसका जो टोटल एक्सपेंस था वो 20,000 का था। मतलब ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए लाया हूँ क्योंकि वो कहना क्या चाहता है, सिर्फ लैंग्वेज कंसेप्ट में कुछ खास नहीं है, वो लैंग्वेज में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है वो, क्योंकि यहाँ पर रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। उसने 16,000 रुपये बोरो किए हैं टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ, हिंदी में देखते हैं एक बार, लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 के खर्चे को पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से 16,000 उधार लेना पड़ा। इसका मतलब जो फैमिली फंक्शन था वो 16,000 का, वो 20,000 का था क्या? इसका मतलब क्या है, 20,000 रुपये का एक फैमिली फंक्शन आया जिसके अंदर उसे 20,000 रुपये खर्च करने थे, लेकिन उस भाई के पास बचे होंगे 4,000 ही, तो इस कारण उसे 16,000 रुपये जो हैं वो बोरो करने पड़े। एक फैमिली फंक्शन था जिसके अंदर 20,000 रुपये खर्च होने थे, लेकिन उसको 16,000 उधार लेने पड़ गए, यानी कि उसके हाथ में खुद कितने बचे हुए थे, उसके पास बचे हुए थे सिर्फ 4,000। तो इतना खर्चा करने के पास उसके पास 4,000 रुपये बचे, ये इसका मतलब है। डायरेक्टली उसने बताया नहीं कितने बचे, इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो देखते हैं भैया कितने बचे। तो खर्च कितने हो गए, 18 और 12 30, 30 और 40 70 और 5 75, 75% खर्च हो गए, यानी कि 25% बचे। तो 25% यानी कि 1/4 रुपये बचे, और उसके पास बचे कितने थे, 4,000। तो ये 1/4 है, उसकी जो सैलरी थी उसका 1/4। तो नेट बेचारे की सैलरी कितनी होगी, 16,000, ऑप्शन सी। अब बेचारा मेरे मुंह से निकल गया, उसको उधार लेने पड़े इसलिए, अदरवाइज तो कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। ए मैन स्पेंड 16.6%। अब ये नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन है। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन थे, यहाँ पर क्वेश्चन थे कि टोटल का 40% खर्च दिया, टोटल का 25%, टोटल का 15%। अब एक आधे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि उसकी इतनी इनकम थी, इसमें से कुछ उसने खर्च दिया तो ये कुछ रुपए बच गए, इस बचे हुए में से फिर खर्च दिया तो कुछ और रुपए बच गए, बचे हुए में से फिर खर्च दिया, कुछ और रुपए बच गए, बचे हुए में से फिर खर्च दिया। तो ये एक इनकम होती है कि जो नई वैल्यू आती है उसका परसेंटेज खर्च देता है, बचे हुए का 10%, टोटल का नहीं, बचे हुए का 5%, बचे हुए का खर्च रहा है, जो नई वैल्यू आ रही है उसका खर्च रहा है। तो इन क्वेश्चंस को अलग तरीके से करेंगे। देखो, इसमें हर तरह के जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। A man spent 16.66% on his monthly earning on house rent. Out of the balance, बचे हुए में से, he spends 12.5% on clothes. Out of remaining, इतना ट्रैवलिंग पर खर्च हो गया। आउट ऑफ द बैलेंस, इतना एजुकेशन पर खर्च हो गया, इस टाइप का। तो खर्च होता गया और बैलेंस इतने रुपए बच गए। तो बहुत ही सिंपल है, आपने उसकी इनकम को मान लेना है, मान लो आई। उसने कितना खर्चा, उसने खर्चा 16.66%, यानी कि 1/6 खर्च दिया। 6 रुपये में से 1 रुपया खर्च दिया, तो बचे कितने, कितने गुना बच गए, 5/6 गुना। तो आज उसके हाथ में जितनी भी उसकी इनकम थी उसका 5/6 गुना बच गया, ये उसके हाथ में। अब जो भी उसके हाथ में था उसमें से उसने 1/8 खर्च दिया, तो बचा कितना, 7/8 टाइम्स। तो ये जो भी उसके हाथ में था उसका 7/8 गुना। तो मैं ये नहीं कैलकुलेट कर रहा कितना खर्च दिया, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ बच कितना गया। तो जितना भी उसके हाथ में था उसका 7/8 गुना बच गया। अब ये जो भी उसके हाथ में है उसमें से 25% खर्च दिया, 1/4, तो 3/4 गुना बच गया। उसमें से ये 11 है तो नीचे 9 आएगा, 2/9 तो 7/9,
अब बस आगे चल रहे हैं भाई। रिमेनिंग ये 3 है, 9 का टेबल है तो 11 आएगा, 8/11 गुणा बच गया, और कुछ भी खर्चा नहीं। ओवरऑल अब जो बच गया दैट इज 1225। ठीक है, चलो जी पकड़ देते हैं मामले को। इसने कुछ तो कटेगा, 8 8 3 2 4 9। अब ये बाकी कटेगा वहां से, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 5 25, 7 21, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। ठीक है, तो ये 2 जो है मैं इस 5 को दे दूंगा, ये बन जाएगा एक 10। तो यहाँ पर हो गया 9 चौके 36, 36 इंटू 11, 6 9 3, 3960 ऑप्शन है। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। यानी कि रिमेनिंग में से अगर वो खर्चे तो क्या करेंगे। A man donates 30% of his wealth to charity, 30 and 25% of the remaining wealth to his wife and son respectively. The rest he divides equally between his 3 daughters. One of his daughter gets this much. तो what was the man's wealth? तो बंदे की जो वेल्थ है वो मैं मान लेता हूँ W। ठीक है, तो उसने क्या किया, W रुपए थे, 30% उसने खर्च दिए भाई साहब ने, चैरिटी में दे दिए, यानी कि बच कितने गए 70%, यानी कि 7/10 टाइम्स। कितने रुपए उसके पास बचे थे, अब ध्यान से सुनिएगा। उसमें से उसने 30% वाइफ को दे दिए, 25% उसने दे दिए सन को। तो ये ओवरऑल खर्चे हैं। अब कई बच्चों को लगेगा पहले 30% दे दिए तो 7/10 गुणा कर दूं, फिर 25% दे दिए तो 3/4 गुणा कर दूं। नहीं, उसके पास कुछ रुपए थे, उसने 30% खर्च दिए, उसके पास बचे 70%। अब इसी का 30% उसने वाइफ को दे दिया और इसी का 25% उसने सन को दे दिया। एक तो होता है 30% वाइफ को दे दिया, जो बच गया उसका 25% सन को दे दिया। नहीं, इसी का 30 और 25% दे दिया। तो कई बार वो ऐसे मिक्स एंड मैच भी कर देता है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, साथ के साथ बता रहा है ना कि रिमेनिंग का 30% वाइफ को, 25% सन को। तो 30 और 25 कितना दे दिया, 55%। तो बच कितना गया, 45%। तो 45% बच गया, 45/100 यानी कि 9/20 गुना हो गई। 45% ही बच गया, 9/20 गुना। अब वेल्थ इतनी है। अब ये जो वेल्थ बची ये इक्वली डॉटर्स में बांट दी, तो एक डॉटर के हिस्से में आई इसकी 1/3, जो कि है 42 लाख। बहुत ज्यादा अमीर बंदा था। ठीक है, चलो जी। तो 7 छिक्के 42, 3 3 9, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 400 लाख तो वेल्थ है, दैट इज 400 लाख, 4 करोड़। दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, Chavita spends 20% of her monthly income on groceries, 50% of the remaining on rent, and आया हुआ क्वेश्चन है 60% of the leftover on children's education and others. If she saves this much a month, then how much does she spend on rent? जनरली वो क्या पूछता था, उसकी इनकम कितनी है। जनरली रिमेनिंग में से खर्च दिया, रिमेनिंग में से खर्च दिया। अब की बार उसने बीच वाली चीज पूछ ली, मतलब उसकी कुछ सैलरी थी, इसमें से कुछ उसने खर्च दी ग्रोसरीज पर, तो कुछ सैलरी बच गई। कुछ उसने खर्च दी है भैया, कहाँ पर खर्च दी उसने, रेंट पर, और फिर उसकी कुछ सैलरी बच गई। फिर इसमें से उसने क्या किया, चिल्ड्रन के एजुकेशन पर खर्च दी, फिर उसकी कुछ सैलरी बच गई। अब उसने ये वाली पूछ ली ना कि ये वाली। तो जब ऐसे बीच वाली पूछ ले तो क्या करेंगे, इसको करने के कई तरीके हैं, बट ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें कुछ याद नहीं करना। ठीक है, सिंपल है, दिमाग पर लोड नहीं लेना। तो आप क्या करो, हम वैल्यू अज्यूम करेंगे और फिर इतना इतना खर्चा करेंगे, लेकिन वैल्यू अज्यूम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी फ्रैक्शन में। तो ताकि वो फ्रैक्शन में ना आए तो ऐसी वैल्यू अज्यूम करेंगे, तो हम देखेंगे वो कितने कितने % खर्च रहा है। 20% खर्चने का मतलब होता है फ्रैक्शन, देखो सिर्फ 1/5, ऐसी वैल्यू मानो जो 5 से कट जाए। 15% खर्चना तो 15/100, तो ऐसी वैल्यू मानो 3/20, जो 20 से कट जाए। सिर्फ डिनोमिनेटर को देखो, 3 की टेंशन मतलब वो तो ऊपर है, उससे काटना नहीं है, सिर्फ 20 से कट जाए ऐसी वैल्यू ले लो। और 60 की फ्रैक्शन, इनकी मैं फ्रैक्शन देख रहा हूँ, 60 की फ्रैक्शन होते हैं 3/5, जो 5 से कट जाए। तो 20 5 100 और 5 500, 500 मान लो। तो जितनी भी परसेंटेज हो, यहाँ पर 3 ही है, चाहे 4 हो। मान लो एक और परसेंटेज होती कि भैया 16.66% घटा दिया, तो 1/6, 6 से कट जाए, 6 5 30, 3000 मान लेता मैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम विल नॉट बी स्पेंड। तो 500 मान ली मैंने। अब हम क्या करेंगे, देखो
उसने 20% मंथली इनकम का ग्रोसरी पर खर्च दिया, तो इसका 20% कितना है भैया, इसका ग्रोसरी पर खर्च दिया उसने 100 रुपये, ठीक है। तो 400 बच गए, बीच में हम लिख रहे हैं उसने कितना किस पर खर्चा, तो 400 बच गए। फिर उसने खर्च दिया 15%, तो 15% बोले तो 1% 4 है, तो 15 चौके 60, इस पर खर्च दिया, ये रेंट पर खर्च दिया 60 रुपये, ठीक है। तो बच गए 340। 60% ऑफ द लेफ्ट ओवर, इसका 60% उसने खर्च दिया किस पर, ऑन चिल्ड्रन की एजुकेशन, तो चिल्ड्रन की एजुकेशन 60%, 10% है 34, 10% को 6 गुना कर रहा हूँ, 6 चौके 24, 2 6 3 18 और 2 20, 40% बच गया, तो इसका 40%, 4 चौके 16, 4 3 12 और 1 13, ये उसके पास रिमेनिंग है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई कि कितने यूनिट कहाँ पर खर्चे। 500 यूनिट सैलरी है, ग्रोसरी पर 100 यूनिट, रेंट पर 60 यूनिट, चिल्ड्रन एजुकेशन पर 204 यूनिट। अब वो इनमें से कोई एक चीज़ बताकर दूसरी चीज़ पूछ लेगा, दैट्स इट। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है इस कंसेप्ट पर कि बीच में से कहीं से कुछ पूछ लिया, तो इसके लिए कुछ रटना है, नहीं रटना। तो उसने बताया भैया इफ सी सेव्स 9792, तो ये है 9792, इतने यूनिट की वैल्यू 9792 है, तो एक यूनिट की वैल्यू होएगी 9792 डिवाइडेड बाई 136। कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, रेंट पर कितना खर्चा, 60 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। रगड़ दें मामला, तो ये 17 8 होता है, तो ये पक्का 17 से कट रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, पहले हम दूसरे नंबर से काट लेते हैं। 17 8 होता है ना, तो 8 से काट के देखो इसको, 8 से कटे, काटने में 8 से कट रहा है, 8 से 17 पर गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 17 17 छिक्के 17 7 119, 17 दूनी 34, 6 दूनी 12, 6 3 42 और 43, 4320 आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर। तो आगे से घबराओगे नहीं ऐसे क्वेश्चन से, करने के इसको कई तरीके हैं। नेक्स्ट भाई, तो नेक्स्ट जो हम कंसेप्ट करने वाले हैं दैट इज इफेक्टिव परसेंटेज, या फिर A इज इक्वल टू बी इंटू सी टाइप भी इसको बोलते हैं, थोड़ी देर में पता लग जाएगा क्यों। देखो इफेक्टिव परसेंटेज का क्या मतलब है, ये मतलब है, या फिर नेट परसेंटेज चेंज का क्या मतलब है, मैं आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनाना चाह रहा हूँ। देखो अपने पास एक वैल्यू है, इसको रंगीन कर लेते हैं, अपने पास एक वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने 20% बढ़ाया तो नई वैल्यू आ गई, और उस वैल्यू को हमने 30% बढ़ाया तो थोड़ी सी और नई वैल्यू, मतलब कि थोड़ी सी और बड़ी वैल्यू आ गई। तो एक वैल्यू के अंदर हमने लगातार 2% चेंज किए हैं, ऐसे लगातार 2% चेंज किए हैं, चाहे दोनों चेंज इंक्रीमेंट के हों, चाहे दोनों चेंज डिक्रीमेंट के हों, चाहे एक इंक्रीमेंट एक डिक्रीमेंट का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम ये निकाल सकते हैं कि ओवरऑल ये इस वैल्यू के अंदर कितना चेंज आ गया, यानी कि पहले 20% चेंज किया तो ये 20% तो इसका था, ये 30% इसका था, ये वाली वैल्यू 30% बढ़ाई तो 30% इसका था, तो नेट चेंज कितना आया, नेट चेंज कितना आ गया इस वैल्यू से उस वैल्यू तक। तो इसको आप बोल सकते हो इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। ऐसे ऐसे दो चेंज करने पर इफेक्टिवली इतने परसेंट का चेंज आ जाता है ओवरऑल, या नेट परसेंटेज चेंज, टोटल कितने परसेंटेज का चेंज आया। तो इसको निकालने के 3 तरीके हैं, ये आपको आता है, बहुत बेसिक है, स्ट्रक्चर हो रही है चीज़ें, ठीक है, देखते रहो चुपचाप। इसको निकालने के 3 तरीके हैं। एक तो हम कर सकते हैं जी वैल्यू अज्यूम। अब ये चीज़ ऐसे स्ट्रक्चर करूंगा ना तो पता नहीं कहाँ पर आपको कैसे मदद मिल जाएगी, बहुत फायदा होगा, ठीक है। वैल्यू अज्यूम, मैं इस वैल्यू को अज्यूम कर लूँ और इन चेंजेस को देख लूँ। जैसे मैंने इस वैल्यू को अज्यूम कर लिया 100, तो 100 के ऊपर 20% का चेंज लेकर आओगे तो कितना हो गया, 100 का 20% है 20, तो वैल्यू हो गई 120, ठीक है। अब इसके ऊपर 30% का चेंज लाओगे तो इसका 30% कितना है, 12 3 36, तो 36 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले तरीके को, है ना। 100 उसके अंदर हमने 20% का चेंज लाया तो 20 ऐड हो गए 120, इसके अंदर हमने 30% का चेंज लाया तो 12 3 36 ऐड हो गए, ये हो गया 156। तो नेट जो चेंज है वो कितना हो गया 56 का, कितने पर, 100 पर। तो परसेंटेज क्या होता है कि 100 पर कितना, तो ये 100 पर 56 तो 56%, ठीक है जी, क्लियर। तो एक तो ये तरीका। अब यहाँ पर एक आधी जगह आप मार खा सकते हो, कैसे, मान लो यहाँ पर जो चेंज है वो 16.66% का हुआ, तो आप बोलते सर मैंने वैल्यू 100 अज्यूम करी तो 16.66% कैसे बढ़ाऊं। तो भैया ऐसी वैल्यू अज्यूम करो 16.66 यानी कि 1/6 है जो 6 से डिवाइड हो,
मान लो यहाँ पर है कुछ भी मान लेते हैं 14.28% का चेंज, यहाँ पर 1/7 आएगा जो 6 और 7 से डिवाइड हो। अब ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस में काम आएगी। तो मैंने वैल्यू अज्यूम कर ली 6 से डिवाइड हो 7 से डिवाइड हो तो 42। तो पहले 1/6 का चेंज आया, तो 1/6 इसका 1/6 कितना होगा 7, तो 49 हो गई। उसके बाद 1/7 का चेंज आया, इसका 1/7 कितना होगा 7, तो 56 हो गई। तो वैल्यू कितनी बढ़ गई मेरे भाई, वैल्यू बढ़ गई 14, कितने पर 42 पर। ठीक है, 1/3 33.33%। तो समझ गए, वैल्यू अज्यूम हर तरह के परसेंटेज चेंज के अंदर यू कैन यूज, पहला तरीका। ठीक है, देन दूसरा तरीका वो आप यूज कर सकते हो भैया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कि इतने परसेंटेज चेंज के कारण वैल्यू कितने गुना हुई। तो ओवरऑल मुझे पता चल जाएगा। देखो अगर मैं आपको बोलूं किसी बंदे की सैलरी 2 गुना हो गई, तो आप बोल दोगे अच्छा 2 गुना हो गई 100% बढ़ गई। किसी बंदे की सैलरी 3/2 टाइम्स हो गई, आप बोलोगे 1 बढ़ गई 2 पर 50% हो गई। तो मैं देखना चाह रहा हूं इस वैल्यू के कंपैरिजन में वो वैल्यू कितने गुना हो गई। तो ठीक है, क्या ही दिक्कत है, यहां से यहां जाने में कितने गुना हुई, यहां से यहां जाने में सर 6/5 गुना हो गई। 6/5 लिख लो या 1.2 लिख लो, डजंट मैटर। यहां से यहां जाने में सर 13/10 गुना हो गई। ठीक है, तो 13 छिक्के 78/50, तो कितनी बढ़ गई सर, ये बढ़ गई 28, कितने पर 50 पर, तो 100 पर 56 बढ़ जाती, 50 का डबल 100, तो 56% बढ़ गई। तो दूसरा तरीका है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये मैं यहां पर आपको सिखा रहा हूं, यही चीज होएगी क्वेश्चन में, एक ही चीज के अंदर, एक ही वैल्यू के अंदर मल्टीपल परसेंटेज चेंजेस आएंगे। हर क्वेश्चन को 3-3 तरीके से कर सकते हैं, किसी में कोई तरीका बेहतर रहेगा, किसी में कोई बेहतर रहेगा। धीरे धीरे वो भी सीख जाओगे कहां पर कौन सा बेटर रहेगा। हमें कैसे पता चलेगा, ये वाला लगाकर इजी रहता है क्वेश्चन, जब कंप्लीट क्लैरिटी होगी तब पता चलता है। ठीक है, मेथड नंबर 3, फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला याद कर लो। जब एक ही चीज के अंदर, एक ही वैल्यू के अंदर कंटिन्यूअसली चेंज आए लगातार, इस वैल्यू को बढ़ा दिया घटा दिया जो भी है, इसके अंदर परसेंटेज चेंज, फिर नई के अंदर परसेंटेज चेंज, फिर नई के अंदर परसेंटेज चेंज, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, कई बार बच्चों को लगता है कि फॉर्मूला कब लगा सकते हैं कब नहीं। देखो इस वैल्यू से कुछ परसेंट ज़्यादा ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू से कुछ परसेंट ज़्यादा या कम ये वाली वैल्यू, तो इस वैल्यू के कंपैरिजन में ये कितनी ज़्यादा या कम है, लगा दो फॉर्मूला। ठीक है, कई बार एग्जामिनर ऐसे बताता है इस वैल्यू से इतने परसेंट ज़्यादा या कम ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू से इतने परसेंट ज़्यादा या कम ये वाली वैल्यू। तो अब तीर ऐसे हैं, अब फॉर्मूला लगा सकते हो नहीं, एक डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए, फॉर्मूला लगा सकते हो। कंटिन्यूअस चेंज होना चाहिए, ऐसे नहीं है इधर से तीर ऐसे जा रही है फिर उसके कंपैरिजन में ऐसे। सर ऐसे कैसे बताएगा एग्जामिनर, डायग्राम थोड़ी बनाएगा, बताएगा प्रॉफिट एंड लॉस में बताएगा। प्रॉफिट और लॉस का क्या मतलब है, इससे 10% ज़्यादा या कम में चीज बेच दी। डिस्काउंट का क्या मतलब है, इससे इतने परसेंट कम में बेच दी डिस्काउंट। तो आ गई ना तीर ऐसे, तो ये डायग्राम दिमाग में क्लियर होएगा ना, सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। अरिथमेटिक में तो अभी तो फिर भी 20 दिन के अंदर आपको इतना कुछ कराऊंगा। ठीक है, चलो फॉर्मूला। अब फॉर्मूला होता है अगर 2 परसेंटेज चेंजेस आ जाएं, एक तो A% का और दूसरा B% का, 3 आ जाएं तो वो वाला ही बता दूंगा। तो A + B + A × B, कब 3 वाला यूज करेंगे वो ही बता दूंगा। A + B + A × B/100 फॉर्मूला। तो 20% का चेंज 20 + 30, तो इतना तो आप दिमाग में कर ही सकते हैं, 20 और 30 50, तो फॉर्मूला यूज करेंगे सीधा 50 लिखेंगे। और इनके प्रोडक्ट को 100 से डिवाइड करना है, तो इनके प्रोडक्ट के अंदर 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर इनके प्रोडक्ट को 100 से डिवाइड करोगे तो आपको दिख ही रही है 1 0 इसमें 1 0 उसमें, तो मन ही मन में 2 0 को काट दो, 3 दूनी 6, तो वो तो आप मेंटली कर ही सकते हो 56। ठीक है, क्लियर है भाई, 56 मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर एक चेंज नेगेटिव है, एक चेंज नेगेटिव है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अगर मान लो ये वैल्यू यहाँ पर 30% घटी होती तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, माइनस भी, और प्लस माइनस माइनस ही होता है प्रोडक्ट में, तो माइनस ये वाला, सिंपल। ठीक है, हाँ अब मैं आपको यही बताता हूँ, अगर मान लो परसेंटेज चेंज छोटा छोटा है, एक वैल्यू को 1% बढ़ा दिया, एक वैल्यू को 2% बढ़ा दिया, तो बताओ कौन सा तरीका बढ़िया रहेगा।
तो वैल्यू अज्यूम करने वाला तरीका बढ़िया रहेगा? नहीं रहेगा, वैल्यू को 10,000 मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर भी वैसे भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो बढ़िया नहीं रहेगा ना, 1% बढ़ाने का मतलब है 101/100 गुना होना, कितनी गंदी वैल्यू है। 102/100 गुना होना गंदी वैल्यू है। फॉर्मूला मस्त रहेगा, a + b 1 + 2 3 1 × 2/100। तो जब वैल्यू छोटी हो तो फॉर्मूला बेटर रहेगा। जब वैल्यूज ऐसी हों कि फ्रैक्शंस बढ़िया आ रही हैं उनकी 16.66, इसको तो फ्रैक्शन में डील करने में फायदा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बढ़िया रहेगा। 12.5% चेंज, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बढ़िया रहेगा। कभी सिचुएशन ऐसी आ गई कि बीच में से ही कुछ पूछ लिया भाई साहब ने, ये देकर ये पूछ लिया, मतलब कि एक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा कि भाई जो नॉर्मल स्टैंडर्ड पैटर्न में आता है ये देकर ये पूछ लिया, तो क्या करेंगे? तो वैल्यू अज्यूम करना हमें आना चाहिए। ऐसी वैल्यू अज्यूम करने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि क्या अज्यूम करूँ कि फ्रैक्शन में ना आए, पॉइंट में चीज़ें ना आए। तो देखो भैया कौन कौन सी परसेंटेज यूज हुई है, उनके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, उनका एलसीएम अज्यूम कर लो। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर कुछ दिमाग में क्लैरिटी हुई हो तो भैया जल्दी से HW है, तीनों तरीके से करोगे आप, तीनों तरीकों से करोगे आप। ठीक है, HW है। मैं फॉर्मूले से बता देता हूँ, 30 a + b ऐसे होना था ना फॉर्मूला, 30 - 20 10 है, फिर आगे भी प्लस माइनस होएगा, -3 दूनी 6 4% का चेंज। आप ऐसे कर सकते हो, 30% इंक्रीज 1.3 13, 20% डिक्रीज 0.8 8 13 8 104, अच्छा 1.04 100 से 104 4। HW तीनों तरीकों से करोगे तभी दिमाग में स्ट्रक्चर्ड रहेंगे। अभी तक तो मेरे को लगता है आपको यही नहीं पता होगा कि 3 तरीके हैं। आपको आते तीनों थे पर आपको ये नहीं पता था अच्छा ये 3 है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर में चीज होना, कंप्लीटनेस होना। ठीक है, करो। फ्रैक्शन में आ गई, क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज कर डालेंगे। ठीक है, HW। नेक्स्ट, छोटी छोटी वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू को 2% बढ़ाया 2% बढ़ाया, फॉर्मूला यूज कर देंगे। ठीक है, या चलो ठीक है, HW ही ठीक है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना आपको साथ साथ में, है ना। फॉर्मूला यूज कर दो, बेटर रहेगा। छोटी छोटी वैल्यूज आ गई, एक सर्कल का रेडियस 1% बढ़ा दिया, स्क्वायर की साइड 1% बढ़ा दी, फॉर्मूला यूज कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट एक छोटी सी बात, एक वैल्यू को 20% बढ़ाया, उसी वैल्यू को 20% घटाया, एक वैल्यू को सेम परसेंट बढ़ाया सेम परसेंट घटाया, तो फॉर्मूला यूज करके देखते हैं, a + b तो नेगेटिव है, एंड माइनस a × b/100। तो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, तो ओवरऑल -400/100 दैट इज -4%। तो अगर सेम परसेंटेज का चेंज आए लगातार, किसी वैल्यू को a% बढ़ाया गया और फिर उसको a% घटाया गया, और एक और बात, वो वाला चेंज पहले हो जाए या ये वाला चेंज, इन चेंजेस का ऑर्डर कुछ भी हो, आंसर नहीं बदलेगा। क्यों? ये चीज़ आपको रोटनी नहीं है भैया। इस चेंज के कारण आप मल्टीप्लाई करोगे 1.2 से, इस चेंज के कारण आप मल्टीप्लाई करोगे 0.8 से, अब आप 1.2 × 0.8 कर लो या 0.8 × 1.2 कर लो, उत्तर तो एक ही आना है ना जी। तो फर्क नहीं पड़ता चेंजेस के ऑर्डर से, कब कौन सा चेंज किया, हम अपने मन के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक चीज के अंदर a% की बढ़ोतरी, a% की गिरावट, तो हमेशा डिक्रीमेंट होएगा कितने का, a² का लॉस होएगा, इतना कम हो जाएगी चीज। नेक्स्ट, 9% का नुकसान, 3 3 9 9% का नुकसान। ठीक है, 9% घट जाएगी चीज। नेक्स्ट, अगर एक से ज्यादा चेंजेस हो तो यहां पर आप वो तीनों मेथड यूज कर सकते हो। आप वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, ऐसी वैल्यू अज्यूम कर लो, देखो 20 20 20 है, 1/5 1/5 1/5, तो आप क्या कर लो 125, 5 का क्यूब 125 अज्यूम कर लो, काम खत्म कर दो। ठीक है, अगला क्या था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 20% बढ़ रही है, तो 3 बार ऐसे कर लो, 125 से 216 हो गई, कितनी बढ़ गई देख लोगे, 91 बढ़ गई 125 पर, तो ऐसे देख लोगे ये आंसर आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला, तो इस केस में फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, जनरली फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पर, 44 है ना, इन 2 के ऊपर फॉर्मूला यूज करोगे तो 44, और फिर 44 और 24 के ऊपर। या फिर एक आधे केस में हमें 3 वाला फॉर्मूला भी आना चाहिए, वही बता ही देता हूं। अगर 3% चेंजेस हैं, a% का, b% का,
C% का, सिर्फ इंक्रीमेंट नहीं चेंजेस हैं। तो A प्लस बी प्लस सी प्लस AB प्लस BC प्लस CA बटे में 100, इसको रटवा भी मैं दूंगा। देखो क्या मामला है, A प्लस बी प्लस सी करी, ये तो उस फॉर्मूले में भी करी थी, अभी रटवा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर हमने नंबर को एक एक करके लिया, यहां पर देखो 2 का जोड़ा हो गया A इंटू बी, तो जब 2 का जोड़ा है तो नीचे हम 100 लिखते हैं एक बार, और यहां पर मैंने 2 का जोड़ा लिया, लेकिन 2 का जोड़ा लेने की एक ही पॉसिबिलिटी थी A इंटू बी, लेकिन यहां पर 2 का जोड़ा लेने के 3 तरीके हैं। एक बार मैंने C को हटा दिया A B आया, एक बार मैंने A को हटा दिया B C आया, एक बार मैंने B को हटाया A C आया, ठीक है। तो 2 के जब मैं जोड़े लूंगा, जब मैं एक का जोड़ा लूंगा तो नीचे 100 को लिखूंगा 0 बार, 2 के जोड़े लूंगा तो 1 बार 100 को लिखूंगा, 3 के जोड़े 3 का ग्रुप बनाऊंगा तो 2 बार 100 को। तो जितने जितने मेंबर हो रहे हैं ग्रुप में उससे एक कम बार 100 लिखना है नीचे। 2 का ग्रुप आया तो 1 बार 100 लिखना, एक कम बार। 3 का ग्रुप आया तो 3 का ग्रुप बनाने का एक ही तरीका है, ABC खत्म, और पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 2 बार 100 लिखा। एक इंडिविजुअली लिखा था तो 0 बार 100 लिखा नीचे। तो ये एक आधी जगह यूज करने में फायदा होता है, बता दूंगा उस जगह, ठीक है। क्लियर है? ओके जी। चलो भाई करो। इफ द प्राइस ऑफ ए बुक इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%, अब एक दो क्वेश्चन छोटे मोटे बहुत ही इजी। एक बुक का प्राइस है 25% बढ़ा दिया और फिर 20% बढ़ा दिया, तो वही चीज़ है, एक वैल्यू के अंदर 25% चेंज फिर 20% चेंज, सेम वैल्यू के अंदर चेंज, तो वो तीनों मेथड यूज़ कर सकते हो, जस्ट ये फील करा रहा हूँ, ठीक है। उनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर लो। 25% बढ़ाया यानी कि 5/4 गुना हो गया, उसके बाद 20% बढ़ाया यानी कि 6/5 गुना कर दिया गया प्राइस को, ठीक है। तो ओवरऑल कितना हो गया प्राइस हो गया जी 3/2 यानी कि 50%। यहाँ पर आपको डायरेक्टली भी 3/2 दिख के 50 नजर आना चाहिए, 6/5 दिख के 20% की बढ़ोतरी, 13/10 दिख के, मतलब ऐसे दिखना चाहिए, 5/4 दिख के 25% की बढ़ोतरी। क्लियर है? यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बढ़ा दिया 2 पर 50% इंक्रीज, 1/2 इंटू 100 करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट HW, अब फैन का प्राइस है, कुछ परसेंट बढ़ेगा कुछ परसेंट घटेगा, सेम वैल्यू के अंदर चेंजेस आ रहे हैं लगातार, एग्जैक्टली सेम चीज, ऐसी कई चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट, इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रोज बाय 25% ऑन एवरी ओड ईयर, हर ओड ईयर में 25% बढ़ा, एंड फेल बाय 20% ऑन एवरी इवन ईयर, व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज आफ्टर 1900 ईयर, 1900 साल बाद क्या परसेंटेज चेंज है? तो देखो, हर ओड साल में प्राइस हो गया, कितने गुना हो गया? 25% बढ़ गया यानी कि 5/4 गुना। और हर इवन साल में, अगले ही साल, ओड साल के बाद इवन साल आता है, 2001 के बाद 2002 आएगा, 20% घट गया यानी कि 4/5 गुना। तो ये तो भैया कट गया, तो हर 2 साल के जोड़े में जो नेट चेंज है वो आता ही नहीं, चीज़ 1 गुना ही रह जाती है यानी कि सेम रह जाती है। तो 1900 साल के अंदर जितने ओड ईयर आएंगे उतने ही इवन ईयर आएंगे। हर 2 साल के अंदर जो नेट चेंज है वो खत्म हो जाता है, चीज उतनी ही रह जाती है, तो देयर विल बी नो चेंज, ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट, पूछा गया क्वेश्चन है, अब मैं आपकी समझ चेक कर रहा हूं यहां पर, बताओगे कि नहीं। टीयर 2 का ही क्वेश्चन है CGL का। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई ईच बोर्ड द सेम मोटरसाइकिल यूजिंग ए 10% ऑफ कूपन। मिस्टर एक्स का जो कैशियर है took 10% ऑफ द प्राइस एंड देन एडिड 8.5% सेल्स टैक्स। एक्स वाले बंदे ने क्या किया, जो प्राइस था उस पर 10% घटा दिया और फिर उसके बाद उसके ऊपर टैक्स लगा दिया 8.5% का। ये एक्स के साथ हुआ। वाई के साथ क्या हुआ, सेम बाइक खरीदी यानी कि उतने ही रुपए में खरीदी कहना चाह रहा है, उसके कैशियर ने सेल्स टैक्स ऐड कर दिया 8.5%, ठीक है, और उसके बाद 10% घटा दिया जो कूपन कोड था, बाद में कूपन कोड को लगाया। तो बताओ, तो मैंने आपको क्या बताया था, एक वैल्यू है उसके अंदर 2% चेंज है, इनको आगे पीछे करने से नेट परसेंटेज चेंज नहीं बदलता है,
क्योंकि आप इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करोगे, इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करोगे। अब a इंटू बी कर लो या b इंटू ए कर लो, चीज़ सेम ही रहती है। तो ओवरऑल चेंज उनके प्रोडक्ट से ही पता लगता है, ओवरऑल वैल्यू कितने गुणा हो गई। तो चेंजेस अगर हम आगे पीछे करें तो भी फर्क नहीं पड़ता है। एसएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है इसके ऊपर, देख लो, ठीक है। तो सेम एज द अमाउंट पेड बाई वाई, मिस्टर एक्स ने कितना पे किया, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि कैलकुलेट करके इक्वल लाएंगे और फिर ये बताएंगे, नहीं, डायरेक्टली दिख रहा है। तो दैट इज ऑप्शन बी। तो भाई नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ए इज इक्वल टू बी इंटू सी के टाइप 1 क्वेश्चन। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं जब 2 वैल्यूज का प्रोडक्ट एक तीसरी वैल्यू के बराबर हो, या कितनी भी वैल्यूज हो, 2 ना हो चाहे कितनी भी वैल्यूज हो, उनका प्रोडक्ट किसी एक वैल्यू के बराबर हो। कैसे, देखो एक बार समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2 वैल्यूज का प्रोडक्ट तीसरी वैल्यू के बराबर है। या फिर वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 3 वैल्यूज का प्रोडक्ट एक चौथी वैल्यू के बराबर है, ठीक है। तो कुछ भी वो ले सकता है, आपको ऐसे बोल सकता है कि आपका दूध के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है दैट इज इक्वल टू दूध का जो प्राइस है इंटू दूध की जो कंजप्शन है। दूध के ऊपर आपका जो खर्चा है वो किस पर डिपेंड करता है कि दूध का रेट कितना है और कितना दूध पीते हो, प्राइस इंटू कंजप्शन। तो कितने ही क्वेश्चन क्रिएट करे जा सकते हैं कि किसी थिएटर की जो कमाई है वो किस पर डिपेंड करती है, थिएटर में सीट्स कितनी है और उनका रेट कितना है, ठीक है, कितनी टिकट बेची और टिकट का रेट कितना है। तो जब भी 2 से ज्यादा 3, 4, 5 कितनी भी वैल्यूज का प्रोडक्ट एक वैल्यू के बराबर हो तो ये क्वेश्चन क्रिएट करे जा सकते हैं। कैसे क्रिएट करे जा सकते हैं, ध्यान से सुनो। मैं एग्जांपल लेता हूं आपके दूध का। आपके दूध का जो एक्सपेंडिचर है वो डिपेंड करता है कि दूध का रेट क्या है और दूध की कंजप्शन क्या है, कि कितने लीटर दूध पिया। मान लो, अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आपके दूधिये ने बोला कि दूध का प्राइस कल से 2 गुना कर दूंगा। तो आपने क्या किया, आपने कंजप्शन को सेम रखा कि भाई हमें फर्क नहीं पड़ता, अमीर लोग हम दूध पीना कम नहीं करेंगे, आपने ऐसे बोल दिया उसको, आपने उतना ही लाना। दूध की कंजप्शन सेम रखी तो प्राइस डबल कर दिया तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, तो एक्सपेंडिचर भी डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने कंजप्शन हाफ कर दी, ठीक है, मान लो डॉक्टर ने बोल दिया लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, तुम्हें दूध नहीं बचेगा, या फिर छोड़ो आपने जिम ज्वाइन कर लिया, आपने कंजप्शन को 3 गुना कर दिया और दूधिये ने प्राइस सेम ही रखा, ठीक है। तो प्राइस सेम रखा, ये क्वांटिटी सेम रही, आपने कंजप्शन 3 गुना कर दी, तो खर्चा कितना बढ़ जाएगा, अब 3 गुना पी रहे हो तो खर्चा 3 गुना बढ़ जाएगा। तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इस पर हो रहा है, मैं ये बता रहा हूं। ये चीज कितने गुना होगी, ये चीज उतने ही गुना हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है, सिर्फ प्रोडक्ट, सम नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या हुआ कि दूधिये ने प्राइस भी डबल कर दिया और आपने जिम भी ज्वाइन कर लिया, तो ये चीज कितने गुना हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी 2 इंटू 3। इनका डायरेक्ट इंपैक्ट इस पर पड़ रहा था, 6 गुना हो जाएगी। अगर ये चीज 2 गुना हुई, ये चीज 3 गुना हुई, तो ये चीज 3 दूनी 6 गुना हो जाएगी। अगर मैं बोलूं कि किसी रेक्टेंगल की लेंथ को मैंने 2 गुना कर दिया, ब्रेड्थ को मैंने 3 गुना कर दिया, तो एरिया 6 गुना हो जाएगा। यही चीज तो देख रहे थे 2D में, वो ये 1D है, 2D में स्क्वायर इफेक्ट आ रहा था, ये 2 गुना, ये 2 गुना, तो ये 4 गुना, ध्यान है ना, ठीक है। तो अब एग्जामिनर क्या करेगा, इनके अंदर परसेंटेज चेंज बताएगा। वो बोलेगा लेंथ जो है उसको 10% बढ़ा दिया, ब्रेड्थ को 20% बढ़ा दिया। तो ये नहीं है कि 20 इंटू 10 200, नहीं, मैंने ये नहीं बोल रहा इसका परसेंटेज चेंज और इसका परसेंटेज चेंज इसमें गुना हो जाएगा, नहीं, ये जितने गुना हुई, ये जितने गुना हुई, उनको मल्टीप्लाई करो, ये उतने ही गुना होगी। तो ये तो परसेंटेज चेंज है। अब परसेंटेज चेंज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो आपको पता है ना कि चीज 10% बढ़ती है तो कितने गुना होती है। हाँ जी सर, 10% बढ़ेगी तो 11/10 गुना हो जाएगी। यहां पर 2 गुना हो रही थी, यहां पर फ्रैक्शन में हो रही है, बट हो रही है तो 11/10 गुना। अगर कोई चीज 20% बढ़ रही है तो सर 6/5 गुना हो रही है। तो ओवरऑल चीज कितनी हो जाएगी, 66/50 गुना हो गई सर। 16 बढ़ गई, 50 पर 32% बढ़ गई। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब एक और बात सुन लो ध्यान से, अभी कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ है। इसके अंदर जो चेंज आ रहा था गुणा में, वो डायरेक्टली इसके ऊपर पड़ रहा था, हाँ जी। इसके अंदर जो चेंज आ रहा था वो डायरेक्टली इसके ऊपर पड़ रहा था, हाँ जी। दोनों का चेंज इसके ऊपर पड़ रहा है, हाँ जी। तो इसको आप ऐसे भी अज्यूम कर रहे हो, जब उसने लेंथ के अंदर चेंज बताया तो ये मत सोचो लेंथ के अंदर चेंज आया, ये सोचो यही चेंज एरिया में आ गया।
लेंथ को 10% बढ़ाते ही एरिया भी 10% बढ़ जाता है, नया हो गया एरिया। फिर ब्रेड्थ को 20% बढ़ाया तो एरिया फिर से बढ़ गया, जो नई वैल्यू है वो फिर से बढ़ेगी। तो हम ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हो इन दोनों में चेंज आया, इसके कारण इसके अंदर 2 चेंज आए, या फिर यही बोल सकते हो इसके कारण 2 चेंज आए, इसके अंदर 2 चेंज आए, इसके अंदर 2 चेंज आए हैं, एक तो 10% का, एक 20% का। तो यही चीज़ तो करा रहा था, जब एक चीज़ के अंदर लगातार 2 चेंज आ जाए तो इफेक्टिव क्या चेंज होगा। तो क्या यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और क्यों यूज कर सकते हैं, ये चीज़ें मैं साथ साथ क्लियर कर रहा हूँ। क्यों यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, क्योंकि इनका चेंज डायरेक्टली इसके ऊपर आ रहा है। आप ऐसे बोल लो इनका चेंज हुआ तो इतने गुना ये होगी, या ऐसे बोल लो कि इसके ऊपर 2 चेंज आए लगातार, वो सेम ही बात है, क्योंकि इनकी गुणा से ये आता है, तो इनका चेंज डायरेक्टली इसके ऊपर आ रहा है परसेंटेज में। तो वो तीनों मेथड यूज कर सकते हो जो बताए। एक हिसाब से एरिया के ऊपर 2 चेंज आए हैं, एक 10% का, जब ये 10% बढ़ी तो एरिया 10% बढ़ गया, जब ये 20% बढ़ी तो जो नई वैल्यू हो फिर से 20% बढ़ गई। क्लियर है, समझ में आ गई बात। एग्जैक्टली सेम कहानी यहाँ पर वॉल्यूम की होगी, सेम कहानी यहाँ पर होगी। कई तरीकों से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बेस मजबूत होना चाहिए आपका। ठीक है, ये क्लियर है। तो वो तीनों तरीके यहाँ पर लग सकते हैं। 10 और 20 के ऊपर उन तीनों तरीकों से निकालोगे 32 ही आएगा, 32%। ठीक, क्लियर है ये टाइप 1 के। हालांकि इससे सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे इस टाइप के, बट ठीक है, स्ट्रक्चर में कर रहे हैं चीज़ों को। ये देखो, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 30%, ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 20%। तो आप इजीली कर सकते हो, मेरे को करके दिखाने की जरूरत नहीं है। मेनली मैं आपको क्वेश्चंस नहीं करा रहा, ये तो इजी मॉडरेट ऐसे उठाए हैं। मेनली ये सिस्टम दे रहा हूँ आपको, ठीक है, फिर उसको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। आपकी चीज़ें सडनली इंप्रूव हो जाएंगी, हैं, मतलब कि जैसे ही चैप्टर क्लियर होएगा उसके बाद मॉक टेस्ट हो गए, 1-2 मॉक टेस्ट में चीज़ें सेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इस चीज़ की ज़रूरत है आपको। तो ये तो आप कर ही लोगे भैया। एरिया के अंदर चेंज बोला है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 30%, ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 20%। तो हम इजीली कर लेंगे। एरिया के अंदर 2 चेंज हुए हैं ऐसे मान लो, या फिर ये जितने गुना होती है उसको गुना करेंगे, एरिया उतने ही गुना होता है। तो उन 3 मेथड से कैसे भी कर लो। ठीक, वैसे तो मन ही मन में हमें ये कर लेना चाहिए। जब ऐसी वैल्यू हो ना 30-20, 40-20, तो ये वाला इजी रहता है। और ये 13,8,104 वाला 4% का चेंज, मतलब जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो पॉइंट वाला बेटर रहता है जब 0 में चीजें हों। 40 और 20 का चेंज हुआ तो 1.4, 1.2 वो थोड़ा सा जल्दी देता है उत्तर। ठीक, होमवर्क, द नंबर ऑफ सीट्स इन ए सिनेमा हॉल। तो सिनेमा हॉल का जो रेवेन्यू है वो किस पर डिपेंड करता है। रेवेन्यू डिपेंड करता है कि भैया कितनी सीट्स हैं, और जो टिकट है उसका प्राइस क्या है, जो टिकट की कॉस्ट क्या है। एक टिकट के लिए बंदे रुपए कितने दे रहे हैं, और टिकट कितनी बिक रही है, सीट्स कितनी है। तो सेम चीज़ है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्रिएट हो सकते हैं, बेस को याद रखना। ये HW है। इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाई 50%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू A इंटू A। तो 3 चीज़ों का प्रोडक्ट एक तो चौथी चीज़ के बराबर है। इसके अंदर कितने % का इंक्रीमेंट आया है, 50% का। इसके अंदर भी बिकॉज A है तो हर एक के अंदर 50% का। तो एक हिसाब से 3 बार 50% बढ़ाना है चीज़ को। किसी तरीके से कर लो, वैल्यू एज्यूम कर लो, फॉर्मूले से कर लो, फॉर्मूले से कर लेते हैं अब की बार, या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर और ईजी रहेगा। जब 50% बढ़ जाती है कोई चीज़ तो 3/2 गुना, 3/2 गुना, 3/2 गुना, 27/8 गुना, कितनी बढ़ गई, 17 में से 8 गए 9, 19 बढ़ गई 8 पर। तो 19/8 का चेंज आया, तो 8 दूनी 16, 3/8। तो 2 का मतलब है 200%, और 3/8 का मतलब है 37.5%। 37.5% बढ़ गई। इतनी हो नहीं गई, कई बच्चे फिर बी पर मार देंगे कि अच्छा 237.5 होगी। ये है कितनी बढ़ गई, 19। ये ऑलरेडी चेंज है, 19 बढ़ गई 8 पर। 8 से 19 हो नहीं गई, 8 से 27 हो गई थी, 19 बढ़ गई, ऑलरेडी चेंज है। ठीक, क्लियर है। अगर यहीं पर वो सरफेस एरिया की बोलता तो जो सरफेस एरिया है दैट इज 6A²। तो भैया चेंज किस किस चीज के अंदर आया है, चेंज आया है A के अंदर, तो 6 तो एज इट इज है, तो इसको तो भूल ही जाओ। इसके अंदर जो चेंज आया है वो देखना है ना
कि इसके अंदर जो चेंज आया है उससे टोटल चीज़ें कितनी गुना हो गई, तो 6 से फर्क नहीं पड़ता। जो चीज़ें कांस्टेंट रह गई, जो बदली ही नहीं, उनके कारण क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, 6 तो पहले भी 6 था, आज भी 6 है, एक ही वैल्यू बदल गई है। तो यहां पर 2 बार 50% का चेंज आया है, तो उससे कर लो, फॉर्मूले से कर लो है। 50 + 50 100, 50 × 50/100 तो 25, 125, अगर सरफेस एरिया में पूछा होता तो। नेक्स्ट, length, breadth and height of a cuboid increases by this and this. What is the percentage increase in the volume of the cuboid? तीन चीजें हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आप इजीली कर लोगे। इन तीन चेंजेस को करना है, 20, 10 और 30 को। नंबर 1 तरीका 6/5 गुणा में 11/10, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बता रहा हूँ, 13/10, इससे कर लो, हो सकता है। वैल्यू अज्यूम कर लो। तीनों में देखो ये क्या है, 12/10, 11/10, 13/10, ऐसे अज्यूम कर लो। तो वैल्यू को 1000 अज्यूम कर लो, बढ़ाते रहो, 20% बढ़ाओगे तो 1200 हो जाएगी। ऐसे कर लो, वैल्यू अज्यूम करके भी कर सकते हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। 20, 10 और 30 है, ठीक है। तो ऐसे 20 और 10 30, 32%। अब लगा सकते हो 62 + 30 × 10/100, तो नीचे 100 है, 0 से 0 कट गई, 3 से गुणा करूंगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, एक के बाद पॉइंट लगा दूंगा। बात समझ रहे हो मेरी? इन दोनों का प्रोडक्ट बटे में 100, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 रहेगी, गुणा करके पॉइंट लगा दूंगा 71 पॉइंट से। कैसे भी कर लो, मतलब होमवर्क तो क्या ही रह गया ये, ठीक है। अब सर्कल का एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू πr²। तो पाई क्या है, पाई 22/7 एक ऐसा नंबर है जो कांस्टेंट, एक नंबर है एक हिसाब से, तो ये तो चेंज नहीं हो रहा। मान लो पहले रेडियस था r और जो नया रेडियस है वो है r1, तो पाई तो बेचारा पाई रहा, π1 तो बना नहीं, पाई तो पाई रहा। तो जो भी एरिया में चेंज आ रहा है, रेडियस के अंदर आ रहा है, तो वही ये 1% बढ़ेगा, एरिया 1% बढ़ जाएगा, ये फिर से 1% बढ़ेगा, एरिया 1% बढ़ जाएगा। लेकिन रेडियस 2 बार लिया गया है, यहाँ पर r² है, तो रेडियस के अंदर जो चेंज आएगा वो चेंज 2 बार आएगा, क्योंकि 2 रेडियस हैं, r × r, तो वही 2 बार 1% का चेंज। तो जब चेंज छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। 2.01%, होमवर्क नहीं रह गया ये भी। नेक्स्ट भाई, इसके टाइप 2 क्वेश्चंस होते हैं। किस टाइप के होते हैं बताता हूं। देखो, हालांकि इन क्वेश्चंस को हम उसी तरीके से कर सकते हैं, टाइप 2 करने की जरूरत नहीं है, बट एक और समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। कई बार ये फास्ट पड़ती है उससे, तो एक नई समझ डेवलप करेंगे, दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो, मान लो मैंने एक वैल्यू को 20% बढ़ा दिया, एक वैल्यू थी उसको 20% बढ़ा दिया, तो कितने गुना कर दिया, तो मैंने इसको कर दिया 6/5 गुणा। अब मुझे वापस से उस वैल्यू को यहाँ पर लाना है, तो मैं कितने से गुणा करूँ। अगर राम के कंपैरिजन में श्याम की सैलरी जो है वो डबल है, तो श्याम के कंपैरिजन में राम की सैलरी कितनी होएगी, हाफ होएगी, उससे इसकी हाफ है, तभी तो इससे उसकी डबल है। तो अगर मैंने 6/5 से गुणा किया तो मैं वहां गया, तो वहां से यहाँ आने में मुझे 5/6 गुणा करना पड़ेगा। तो कई बार वो ऐसे बोल देता है कि किसी चीज़ को 20% बढ़ा दिया तो फिर से कितने % घटाऊं कि सेम वैल्यू आ जाए। तो अगर 6/5 गुणा किया है तो 5/6 गुणा करना पड़ेगा, तो सेम वैल्यू आ जाएगी। 5/6 गुणा करना पड़ेगा, तो 5/6 गुणा किसी चीज़ को अगर आप कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप 1 यूनिट घटा रहे हो 6 में से। किसी चीज़ को 5/6 गुणा करने का क्या मतलब है, 6 यूनिट थी, 5 यूनिट कर दी, फाइनल अपॉन इनिशियल, इनिशियली 6 थी, 5 कर दी, 1 घटा दिया 6 यूनिट पर, तो 1/6 यानी कि 16.66% घटाना पड़ेगा। किसी चीज़ को 20% बढ़ाया है किसी वैल्यू को, तो नई वैल्यू आ गई, उसको 16.66% घटाकर इस वैल्यू के ऊपर आएंगे। क्लियर है? तो ये मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा। किसी वैल्यू के अंदर चेंज है, उसको रिवर्स करना है तो उसकी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन से गुणा कर दो, ये मैंने आपको बताया है। क्लियर है? इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, क्या कि इस वैल्यू को अज्यूम कर लो कुछ भी, ये तो मैंने बता दिया आपको एक हिसाब से, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला बता दिया। इस वैल्यू को अज्यूम कर लो, वैसे फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं, अभी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है।
नेट चेंज को 0 मान सकते हो आप। नेट चेंज क्या होएगा, यहाँ से गए थे, यहाँ से यहाँ आ गए, कोई नेट परसेंटेज चेंज क्या हुआ, 0। 1% चेंज गिवन है, ए और बी 2 चेंजेस होते हैं, तो नेट चेंज को 0 के इक्वल पुट करोगे तो ये आ जाएगा। हर एक तरीके से हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली 100, तो 20% बढ़ाया तो नई वैल्यू क्या हो गई 20। तो 120 को कितना घटाऊं कि 100 आ जाए, तो सर 20 घटा दो। 20 घटाऊंगा किसको, 120 को, तो 20 का डिक्रीमेंट करना है किस पे, 120 पर, तो 20 120 पर घटना चाहिए। 20 जो है वो 120 का कितने परसेंट है, सर 1/6 है, 16.66% है, तो 16.66% घटाना पड़ेगा इसको, ठीक है, क्लियर है। मैं धीरे धीरे क्या होता है, आपने एक चीज सीख ली, ठीक है, उसके अंदर कुछ कमियां रह गई, आपको पता नहीं है, उसके अंदर कमियां रह गई, तो फिर अब आप सोच रहे हो मैं नई चीज क्या सीखूं कि मेरे नंबर बढ़ जाएं, आपको ये नहीं पता भाई साहब यहीं पर कमी है, यहीं पर कमी है। आप सोच रहे हो मेरी गाड़ी के अंदर नई चीज क्या लगवा लूं कि वो तेज भाग जाए, मैं बोल रहा हूं अभी आपका इंजन ही अच्छे से ट्यून्ड नहीं है, उसी के अंदर थोड़े थोड़े फिलर्स हैं, छोटी छोटी चीजों की रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ी चीजों की नहीं, छोटी छोटी चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो ठीक हो जाएंगे, आपको नई चीज नहीं लगवानी, सारी काम की चीजें आप लगवा चुके हो और नई चीज नहीं है, वो फाइन ट्यूनिंग चल रही है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कई बच्चों को ये ना लगे भैया ये तो मतलब बेसिक, हम तो Tier 2 के स्टूडेंट है ऐसे ठीक है, तो वो चीज़ें चल रही है, इनको यूज़ करते रहना, छोड़ना मत भाई। देखो मैं रिजल्ट के पीछे बहुत, मैं चाहता हूँ मैक्सिमम रिजल्ट आए, छोड़ना मत, रिजल्ट खराब करवाओगे तुम। कई बार आपने देखा कई स्कूलों के अंदर ऐसे बच्चों को नहीं लेते हैं जो मेहनती नहीं होते हैं, नहीं 10वीं क्लास में नहीं लेंगे, नहीं रिजल्ट खराब करा देगा, तो यही सीन है अपना भी, रिजल्ट खराब मत करा देना, पढ़ लो, ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ें समझते रहो। किसी चीज़ को 25% बढ़ाया है किसी वैल्यू को, तो कितना घटाऊं कि वो सेम हो जाए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 100 से 125 हो गई, अब मुझे 125 से वापस 100 पर लानी है, मन ही मन में करना है, ये 25 घटानी है 125 पर, 25/125 1/5 20% घटानी है, ऐसे मन ही मन में करना है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि 5/4 गुना हो गई, 4/5 गुना करना है, 4/5 गुना मतलब कि 4/5, 1 घटाना है 5 पर, 20% घटाना है, ठीक है, 4/5 गुना उसको फाइनली कर देना है, तो 5 में से 5 थी उसको 4 कर देना है, यानी कि 1 घटाना है 5 पर, 20%, ठीक। नेक्स्ट कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि एक वैल्यू को 20% बढ़ा दिया, अब उसको कितने परसेंट घटा दें कि वो पहले वाली वैल्यू से 10% ज़्यादा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब की बार 2 चेंज आ गए, ये 2 चेंज किए हैं, है ना, ठीक है, देखते हैं इसको कैसे कर पाएंगे। तो इस वैल्यू को मैंने अज्यूम कर लिया कि पहले वैल्यू थी 100, इसको हमने बढ़ाकर कर दिया 120 है। अब मैं कितना घटाऊं कि ये पहले वाले से 10% ज़्यादा रह जाए, यानी कि 110 हो जाए, तो कितना घटाऊं, तो मुझे घटाना पड़ेगा 10, 120 पर मुझे 10 घटाना है, तो 10/120 यानी कि 1/12 यानी कि 8.33% घटाना पड़ेगा। तो वैल्यू अज्यूम करके बहुत ही ईजिली हो रहे हैं। कभी कभी ये वैल्यू अज्यूम करके नहीं होंगे, जब वो आपको दे देगा 16.66, तो ये वैल्यू कैसी अज्यूम करोगे, जो 6 का मल्टीपल है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ दे दी कि नीचे 11 आ रहा है, जो 11 का मल्टीपल है, तो वैल्यू अज्यूम को भी समझ लो, वैल्यू अज्यूम कैसे करते हैं ताकि फ्रैक्शन में चीज़ें ना आए, ठीक है। अब एक और बात बताऊँ, देखो उस तरीके से करवाऊँ, एक बार मेरे को सोचने दो, नहीं तो फिर बाद में करवा देंगे। ये चेंज इस तरफ आ रहा है तो हमें उस तरफ का चेंज मिलेगा, तो अभी रहने देते हैं, फाइनल चेंज 10% है। चलो एक और अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ, है कहीं यूजफुल रहेगी तो बढ़िया बात है। देखो अब ध्यान से सुनो, हुआ क्या, मैंने इस वैल्यू के अंदर एक चेंज किया 20% का, आप बोलोगे जी हाँ, फिर लगातार, बिकॉज जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, मैंने क्या बोला वो आप तभी यूज़ कर पाओगे, ऐसे लगातार नई वैल्यू में चेंज हो रहा है तो आप फॉर्मूला यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर पाओगे ऐसे और ऐसे नहीं, नहीं भैया एक डायरेक्शन में होना चाहिए मामला, तो एक डायरेक्शन में कब है, यहाँ से वहाँ गए, फिर वहाँ से यहाँ आ गए, ये 2 चेंज हैं, एक ये वाला चेंज और एक ये वाला चेंज। अच्छा इस चेंज को अगर मैं मान लूँ बी, ये वाला चेंज है ए, ये वाला मैंने मान लिया बी, तो दोनों के ऊपर चेंज लगाएं, या फिर तो फॉर्मूला देखो 20 + b + 20 × b/100 = जब ये 2 चेंज हुए तो चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ पहुँच चुकी थी, यानी कि 10% बढ़ चुकी थी, तो नेट चेंज इज 10%। मैं ये नहीं बोल रहा ऐसे करना है, समझ डेवलप हो रही है कि नहीं, ठीक है। अब
चीज 20% बढ़ाई तो कितने गुना हुई, 6/5 गुना हुई। फिर इस नई चीज को पता नहीं कितने गुना कर दिया, मुझे तो पता नहीं कितने गुना कर दिया, लेकिन जब ये दो चेंजेस लाए तो चीज ओवरऑल 11/10 गुना हो चुकी थी। जब मैं ये दो चेंजेस लाया, यहाँ वैल्यू थी, इसके ऊपर दो चेंजेस लाया तो चीज 11/10 गुना हो चुकी है, 10% बढ़ चुकी है। तो 6/5 गुना हुई, फिर पता नहीं कितने गुना हुई, लेकिन ओवरऑल 11/10 गुना हुई। तो पता चल जाएगा ना क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है? अच्छा, चीज 11/12 गुना हो चुकी है, यानी कि 1 घट चुकी है 12 पर, यानी कि 8.33% घट चुकी है। ये नहीं है कि हम ऐसे करेंगे, समझ डेवलप कर रहा हूं, काम आएगी। नेक्स्ट, करो। 1.5 घंटे का लेक्चर हुआ है, देख लो कितनी चीजें हमने कर ली हैं। इफेक्टिवली करेंगे ना भैया अभी काफी। द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी हैज इंक्रीज बाय 60%, 60% बढ़ गया है, इसको वापस ओरिजिनल प्राइस पर रिस्टोर करने के लिए क्या करें? तो कुछ भी कर सकते हो। 60% बढ़ गया यानी कि 100 से 160 हो गया, यानी कि 8/5 गुना हो गया। तो अब 5/8 गुना करना पड़ेगा, मन ही मन में कर सकते हो। 3 घटाना पड़ेगा 8 पर, 33.5 गुना। जितने गुना हुआ है उसका रेसिप्रोकल गुना करना पड़ेगा, या फिर मन ही मन में 100 से 160 हो गया, अब 60 कम करना पड़ेगा 160 पर। 20 थी, 20 8 है, 3/8 कम करना है 37.5। नेक्स्ट, the price of sugar is increased by 20% and again increased by 25%. by what percentage it has to be decreased now to get back to the original price? अच्छा, 2 बार बढ़ा दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो 20% बढ़ा दिया यानी कि कितने गुना हो गया? 6/5 गुना हो गया। जब आप कुछ परसेंट बढ़ाते हो घटाते हो तो चीज़ कुछ ना कुछ गुना होती है। हाँ जी सर, तो 6/5 गुना हो गया। फिर 25% बढ़ा दिया यानी कि 5/4 गुना हो गया, यानी कि ओवरऑल 3/2 गुना हो गया। अब आपने किसी वैल्यू को 3/2 गुना कर दिया, भले ही 2 स्टेप्स में किया हो, ओवरऑल तो वो 3/2 गुना कर चुके हो। अब यहां से यहां आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2/3 गुना। कितना घटाना पड़ेगा? 1 घटाना पड़ेगा 3 पर, 33.33%। ठीक, क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रही हैं चीजें? करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन को जिस जगह पर जिस तरीके से बताना चाहिए, 1 से 2 से 3 से जिस तरीके से बताना चाहिए उतनों से बता रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज तो यहाँ पर भी मैं फॉर्मूला लगा के नेट परसेंटेज चेंज लगा के बता सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, देन बाई हाउ मच द ब्रेड्थ शुड बी डिक्रीज सो दैट द एरिया रिमेन्स द सेम। देखो, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये बोल रहा है लेंथ जो है वो 20% बढ़ी है, तो ब्रेड्थ को कितना घटाऊं कि एरिया उतना ही रहे? तो इसको हम सारे तरीकों से कर सकते हैं। क्यों? लेंथ अगर 20% बढ़ती है तो एरिया भी 20% बढ़ता है। लेंथ में जो परसेंटेज चेंज आएगा वो एरिया में आएगा, ब्रेड्थ में जो परसेंटेज चेंज आएगा वो एरिया में आएगा। मैंने बताया था यहाँ का चेंज डायरेक्टली यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। तो लेंथ 100 से 120 हो गई तो एरिया भी 100 से 120 हो गया। अब ब्रेड्थ के ऊपर जो चेंज लेकर आओगे वो भी एरिया पे आएगा। तो ब्रेड्थ पे ऐसा चेंज लाना है कि वैल्यू 120 से 100 हो जाए, यानी कि 20 घट जाए 120 पर से, यानी कि 1/6 कम कर दूं, 16.6 कम कर दूं। क्वेश्चन को सोल्व करने की बात नहीं हो रही, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। ठीक है, बने रहना। ओके जी। नेक्स्ट हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एरिया से तो लेंथ जो है वो 6/5 गुना हो गई, तो लेंथ जितने गुना होती है डायरेक्टली एरिया भी उतना ही गुना होता है। अच्छा, लेंथ 6/5 गुना होगी तो एरिया भी 6/5 गुना हो गया। ठीक है, अब कितने गुना कर दूं ताकि वापस सेम हम पहुंच जाए? तो एक वैल्यू 6/5 गुना हो गई तो उसको 5/6 गुना कर दें, या फिर ऐसे मान लो अगर ये 6/5 गुना हो गई तो इसको 5/6 गुना करना पड़ेगा ताकि कट के ओवरऑल चेंज ही ना आए। ये 6/5 गुना होगी तो इसको 5/6 गुना करना पड़ेगा ताकि ऐसे कट जाएं और एरिया बदले ना। तो इसको 5/6 गुना करना है, यानी कि 1 घटाना 6 पर, 16.66%। या फिर फॉर्मूला लगा सकते हो, यहाँ पर जो चेंज है वो है 20% का, यहाँ पर जो चेंज है वो x% का, मुझे पता नहीं प्लस है या माइनस, यहाँ पर जो चेंज है वो 0% का। तो फॉर्मूला लगाओ 20 + x, 20 × x/100। तो क्या आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करोगे? नहीं, जरूरत पड़ जाती है कई बार एग्जाम में। ठीक है, समझ दे रहा हूँ जस्ट। ये 2 चेंजेस हैं, फाइनल चेंज है 0% का, कुछ बदलाव ही नहीं है 0% का, तो लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? ओके, नेक्स्ट।
द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक्सपेंडिचर, तो देखो जो एक्सपेंडिचर है HW में मैं नहीं करवाऊंगा, मैं बता ही दूंगा, थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है। एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है कि एक फैमिली कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही है कि उसका रेट कितना है और उन लोगों की कंजप्शन कितनी है। ओके, इन दोनों चीज़ों पर वो बोल रहा है कि प्राइस 25% बढ़ गया तो इसमें कितना चेंज लाऊं कि एक्सपेंडिचर उतना ही रहे। तो प्राइस हो गया 5/4 गुना, तो कंजप्शन को करना पड़ेगा 4/5 गुना ताकि एक्सपेंडिचर उतना ही रहे। तो 1 घटाना पड़ेगा 5 पर, यानी कि 20% कम करना पड़ेगा। ये काम मेंटली करने के हैं मेरे भाई, क्लियर है। If the price of an article is increased by 40%, by how much percent must its consumption be decreased so that the expenditure increases by 20% only? ठीक है, तो वही मामला है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर है, तो इसके अंदर चेंज बताएगा, इन 3 में से 2 के अंदर चेंज बताएगा। अब आप बोलोगे सर उसने सिर्फ इसके अंदर बता के इसके अंदर पूछ लिया था, इसका भी बता दिया 0% चेंज, या एक्सपेंडिचर ना बढ़े बता तो दिया 0% चेंज। ठीक है, 3 में से 2 के ऊपर चेंज बताएगा, इन 2 का प्रोडक्ट इन 2 के चेंज का प्रोडक्ट इसके बराबर है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये देखो सेम क्वेश्चन है, ये बोल रहा है, आपको ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि प्राइस जो है वो 40% बढ़ गया है, तो एक्सपेंडिचर इसके कारण 40% बढ़ जाएगा। एक्सपेंडिचर 100 से 140 हो गया। अब कंजप्शन को कितनी डिक्रीज करूँ कि प्राइस जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 20% ही बढ़े। इसके कारण 100 से 140 हो गया, इसको कितना घटाएं कि 120 तक घट जाए। आप ये मान लो कि प्राइस 40% बढ़ाया तो एक्सपेंडिचर 140 हो गया, ये भी 40% बढ़ गया। अब मुझे कुछ ऐसा चेंज लेकर आना है कि ये जो नेट 40% का इंक्रीमेंट है ये 20% का ही रह जाए। तो कितना कम करना है भैया, 20 कम करना है 140 पर, 14.28, नीचे 7 है तो 14 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, इसको अब हम कई बार एक दूसरा तरीका काम आ जाता है, इसके अलावा ये बहुत ही बढ़िया है, मज़ेदार तरीका है, बेस्ट तरीका है। इस इक्वेशन को ऐसे करेंगे, एक और चीज़ काम आ जाती है। क्या, देखो मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंडिचर के अंदर कितना चेंज हुआ है। उसने बोला है ताकि एक्सपेंडिचर 20% ही बढ़े, एक्सपेंडिचर 6/5 गुना हो और प्राइस हो गया 7/5 गुना, और कंजप्शन कितने गुना हुआ ये हमने बताना है। कई बार एक आधे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप ऐसे नहीं कर पाते हो, वैल्यूज़ गंदी होती हैं, ऐसे मान लो नहीं कर पाते हो। हालांकि वैल्यू भी बढ़िया अज्यूम कर सकते हैं, बट ये भी पता होना चाहिए। बेसिकली हुआ क्या है, इसके अंदर 40% चेंज बता दिया, इसके अंदर 20% चेंज बता दिया, इसका चेंज पूछ रहा है, तो बात तो वही है। ये दोनों कितनी गुना हो रही हैं उसको गुना करके ये आता है। 40% चेंज मतलब ये 7/5 गुना हो गई वैल्यू। ये वैल्यू कितने गुना हो गई मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया कि ठीक है भाई क्वेश्चन मार्क गुना हो गई, और ये हो गई 6/5 गुना। तो अब देखो, तो ये सारा कुछ करने के लिए ये वाली वैल्यू, ये 7 इधर जाएगा, ये 6/7 गुना होनी चाहिए, यानी कि 1 घटनी चाहिए 7 पर, 6/7 गुना हो जानी चाहिए पहले के कंपैरिजन में, 1 की कमी आनी चाहिए 7 पर, 14.28। अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज्ड बाय 28%, हाउएवर द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेस बाय 12%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स कंजप्शन। ठीक है, तो प्राइस जो है वही लिख देते हैं भाई, वही चीज चल रही है। प्राइस 28% बढ़ गया, यानी कि 100 से 128 हो गया खर्चा, प्राइस 28% बढ़ गया, तो इस चीज़ का इस पर इम्पैक्ट पड़ता है, ये 100 से 128 हो गया। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन कंजप्शन, ताकि जो एक्सपेंडिचर है वो 112 रह जाए। तो देख लो 8 में से 2 गए 16 घटना चाहिए 128 पर। ठीक है यार, बहुत हो गया, कितना रहेगा, 16 8 होते हैं ना। दूसरे तरीके से भी आप कर ही लोगे, 12.5% का डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट, the radius of a cylindrical jar is increased by 25%, by what percent height must be decreased so that volume just increased by 12.5%। तो देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई तो कांस्टेंट है, इसके अंदर तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, सिर्फ इनके अंदर चेंज की बात चल रही है, यही चीजें बदल सकती हैं। पाई तो 22/7 रहेगा हमेशा। तो उसने क्या बताया है, उसने बताया है कि रेडियस 25% बढ़ गया है, तो रेडियस 2 बार आ रहा है,
तो 5/, इसका असर 2 बार होएगा वॉल्यूम पर। रेडियस 5/4 गुना हुआ है तो वॉल्यूम 25/16 गुना हो जाएगा इसके कारण, क्योंकि रेडियस 2 बार आ रहा है। तो 25/16 गुना हो गया इसका जो असर है रेडियस का। तो हाइट को कितना चेंज करूं कि वॉल्यूम में, इसने क्या बताया है 12.5% की वृद्धि हो। तो ये वाला हिस्सा तो हो गया 25/16 गुना। अब ये कितने गुना हो, मैंने मान लिया कि x गुना हो, तो ओवरऑल वॉल्यूम में 8% की वृद्धि हो। तो 8% यानी 12.5% की वृद्धि हो, यानी कि 1/8 का इंक्रीज हो, यानी कि वॉल्यूम हुआ है 9/8 गुना। रेडियस के कारण ये वाला हिस्सा हुआ है, 2 रेडियस है 25/16 गुना। तो ये कितने गुना होगा, तो अभी बता देंगे, क्या ही दिक्कत है। ये 2 ऊपर जाएगा, 9 दूनी 18/25 x। तो x यानी कि ये जो हाइट है ये 18/25 गुना हुई है, यानी कि 7 घटी है 25 पर। तो 7/25 इंटू 100, 25 चौके 100, 4 7 28, 28% घटेगी हाइट। तो क्वेश्चन बहुत सारे क्रिएट करे जा सकते हैं कई सारी चीज़ें लेकर, बट ठीक है, इन्हीं से अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाएगी। प्राइस ऑफ पेट्रोल पूछा गया क्वेश्चन। प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹60 लीटर टू ₹75 per liter. How much should the consumption of petrol be reduced so as to increase expenditure by only 10%? तो उसी चीज को एक अलग तरीके से पूछा है। ये बोल रहा है पेट्रोल का प्राइस इतने रुपए से इतने रुपए हो गया, कंजप्शन को कितना घटाऊं कि खर्चा केवल 10% बढ़े। करने को मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि 60 से 75, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं वैसे नहीं कर पाओगे, वैल्यूज ही इतनी गंदी है। तो देखो, पेट्रोल के ऊपर खर्चा है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, प्राइस इंटू कंजप्शन, ठीक है। ये कुछ गुण